शार्क टैंक के इतिहास में हम पहली कंपनी होंगे हाँ जिसका आईपीओ आ रहा है, जिसको फंडिंग मिली जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनके अकाउंट में तो यार कुछ ही 1000 रुपए होते हैं। आपने इतना बड़ा धंधा बनाया, इतना बड़ा, तो आपके अकाउंट में क्या है कि थोड़ी हम भी क्यूरियस हैं, ऑडियंस भी शायद थोड़ी इंस्पायर मोटिवेट हो जाए। मैं ऐप खोलता हूँ कोटक का ही है। ओके आप ही खोलो यार अपने हाथ से। ओके, इस पे व्यू बैलेंस, अरे बाप रे, 1 2 3, जो न्यूज़ में आता है वो तो सबको पता है, बट पैसा उसी चीज़ से बनता है जो न्यूज़ में नहीं आया है। 10 में से 5 जो है वो आने वाले 5 साल में बंद हो जाते हैं। ओके, सिर्फ 5 ही है, 5% ही है जो 5 साल के बाद भी चलते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि अगर वो आपने 5 साल अगर निकाल लिए, इसका मतलब आपकी 3 जनरेशन उसे बिजनेस से खाएगी। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे एंटरप्रेन्योर आए हैं जिन्होंने शार्क टैंक में तो तहलका मचाया ही है, उसके अलावा वो एक रैपर हैं, ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं और एक फूडी भी हैं। तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि यार इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से पहले उन्होंने कैसे पैसे बनाए, उसके बाद 2 साल से भी कम टाइम में अपना ज़ोरको फूड ब्रांड को 150 करोड़ की कंपनी कैसे बना दी। तो जल्दी से वेलकम करते हैं ज़ोरको के फाउंडर आनंद को। तो वेलकम आनंद ऑन फाउंडर ज्ञान। अर्नब भाई, बहुत टाइम से। बिल्कुल, हम आनंद की बात आई थिंक हमारी टीम आप शार्क टैंक में आने से पहले भी हम बात कर रहे थे। तो कैसा रहा शार्क टैंक के बाद, अब आप सेलिब्रिटी बन गए हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, रिकग्नाइजेशन मिल रही है। आपका पिच बहुत जबरदस्त था, बढ़िया चल रहा था, बट एंडिंग के टाइम में दुख हुआ कि यार शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट बोल दिया था कि भाई आप फंड ले लो, और खड़े होने के बाद उन्होंने चेक फाड़ दिया। तो वो आपको बुरा लगा? क्या हुआ, क्या वो वहां पे हुआ कि आप वो डील क्लोज नहीं कर पाए? वो तो लग रहा था कि हाथ में ही आ गई है डील। वो तो चेक जो फाड़ा वो तो अमन को टीआरपी के हिसाब से फाड़ दिया। करेक्ट, ठीक है। हाँ। तो चेक फाड़ने वाला और उसका तो ये करने की क्या जरूरत थी? करेक्ट, तो हम लोग को तो, हम तो हंसी रहते हैं, आपने अगर देखा है तो हमको तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, हम मानते हैं कि बिजनेस हमेशा कमिटमेंट से होता है। धंधे में अगर कमिटमेंट नहीं तो वो धंधा हो ही नहीं सकता। तो जब हम हमारी इक्विटी का कमिटमेंट कर रहे हैं, है ना, कि हम 1% इक्विटी देंगे, तो हमको भी टाइम का कमिटमेंट चाहिए। ओके, है ना। हाँ। तो हम हमारी इक्विटी के लिए कमिटमेंट है, तो उनको भी टाइम के लिए कमिटमेंट देना चाहिए। अब वो कमिटमेंट नहीं दे पाए अमन आगे। तो मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि आपने? रिग्रेट तो उनको होगा यार। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आनंद, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली कि आपने 2016 से अपने इन्वेस्टमेंट चालू किया, 2019 तक आपका 5-6 करोड़ का कैपिटल बन गया, और उसके बाद उस कैपिटल को यूज करके आपने ज़ोरको की शुरुआत करी। बट जितना हमको पता है, इतना कमाना इन्वेस्टमेंट से बहुत मुश्किल है। तो ये आपने कैसे क्रैक किया? ये क्रैक करने का बहुत सिंपल ये था। मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी है, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स या जो भी आसपास के लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनके से मदद से हमेशा मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा। ऐसा तो इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती थी वो हमेशा मैं फ्रेंड्स से ज़्यादा अमाउंट ले, मैंने स्टार्टिंग ही 10 लाख रुपए से करी। ओके, एंड ये 10 लाख सारे आपके नहीं थे? नहीं, फ्रेंड के। एंड आपके उसमें से कितने होंगे? मेरे नहीं थे, अच्छा, फ्रेंड के ही थे। अरे इतना ट्रस्ट! अरे भाई, हाँ। उसका मैंने भी मैं हमेशा देखता हूँ कि यार लोगों को कैसे मुझ पे ये ट्रस्ट आया। तो सिंपल है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई भी कमिटमेंट किसी को किया है, किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको निभाया है। अगर हम 4 दोस्त भी कहीं पे गए हैं, तो अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन की बात आई है, तो सबसे पहला जेब में हाथ मेरा ही जाएगा। तो उसकी वजह से एक ट्रस्ट, ये मैंने कोई कॉन्शियसली नहीं किया, बट टाइम के साथ लोगों को मुझ पे वैसा ट्रस्ट आता गया। तो मेरे को कभी भी पैसे की या उसकी कभी दिक्कत इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि जब भी चाहिए मैं लोगों के पास गया और लोगों ने मुझे पैसा दिया। इंटरेस्टिंग। आपने बोला कि यार आपने तो कमिटमेंट कर दी, बट मार्केट्स कमिटेड नहीं होते, वो आप कभी ऊपर कभी नीचे आते हैं। एकदम सही बात है। तो आपने क्या कुछ शेयर्स ढूंढे या कैसे किया कि वो इतना जबरदस्त रिटर्न मिला? एसएमईज। अच्छा, जैसे कि आपने एसएमईज का एक बार थोड़ा फुल फॉर्म और थोड़ा डेफिनेशन बता दीजिए। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, मतलब ऐसी कंपनियां जो बहुत बड़ी नहीं बनी हुई है, छोटी छोटी कंपनियां हैं। मोस्टली हम सबने नाम नहीं सुना होगा। हाँ, हमने सबने नाम नहीं सुना होगा। जो आपके एरिया की कोई स्पेसिफिक कंपनी होगी जो बहुत चल रही है, हाँ, लेकिन पॉपुलर नहीं हुई। करेक्ट, हाँ। तो ऐसी कंपनियों को हम ढूंढते थे और उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। ओके, असली पैसा जो बनता है वो एसएमई में ही बनता है। अच्छा। तो आपने अगर देखा होगा ना, तो इक्विटी का कल्चर अभी से चल रहा है। तो मैंने ओयो में भी 2019 में आपने मेल भी देखा होगा शार्क टैंक में। वहां पे तो हमको लग रहा था जैसे कि मजाक कर रहे थे, मतलब मेल दिखाया था, डेट के साथ मेल दिखाया था। रितेश अग्रवाल भी शौक थे कि अरे यार ये, तो मेल के साथ वो स्क्रीनशॉट भी अभी भी अवेलेबल है वहां। करेक्ट।
तो उस तरह से जैसे ओयो को हमने फाइंड किया, या ऐसे कोई भी कंपनियां जो दिखती थी उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। सूरत के आसपास की छोटी छोटी कंपनियां, और कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करने का एक हमारा बहुत यूनिक तरीका था। वो ऐसा है कि कंपनी के फाउंडर से मिलो, है ना, उसके सीईओ सीएफओ से मिलो, उनसे डिस्कशन करो, और फिर उसके बाद जो हायरार्की में जो सबसे नीचे आते हैं, मतलब जैसे वॉचमैन हो गए, पियून हो गए, उनसे चीजें समझो। एक कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई बता सकता है ना, तो उसका पियून, वॉचमैन, क्योंकि उसको सब कुछ पता है कि ऑफिस में किसका अफेयर चल रहा है, कल बैंक वाले आए थे या नहीं आए थे, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी डिटेल उनको पता होती है। हाँ। तो उनसे मिलके हम इंफॉर्मेशन पुट आउट करते थे, फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे, और इस तरह से। और ये जो 5 करोड़ की आप जो बात कर रहे हैं, वो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट का पैसा मेरे पास रेडी था, उतना मैंने प्रॉफिट नहीं करा हुआ है। अच्छा। ये उसमें भी आधी कम्युनिकेशन दिखाई गई है। हाँ। मतलब मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स रेडी थे जो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ये एंडिंग वाला पार्ट समझना मैं समझाता हूँ। हाँ। मैंने शुरुआत 10 लाख रुपए लगवाने से करी। हाँ, आपके दोस्तों ने आपको दिया, आपने इन्वेस्ट किया। मैं उनके पोर्टफोलियो में लगाता था। मेरा Okay. सिंपल था कि ट्रस्ट हमेशा बिल्डअप रहता है कि भाई हाँ। आपका ही खाता, आप ही का अकाउंट, और मेरा दिमाग, मैं जैसे बताता हूँ आप कैसे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो वो उसको अच्छा रिटर्न मिला, तो वो 2 और लोगों को उसने बताया। तो इस तरह से मेरे पास 5 करोड़ रुपए का पूल था। अच्छा। हाँ। ओके। तो और प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां से निकली है, उसमें अच्छा। बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकली। हाँ। बट उसके साथ साथ उसका इन्फ्यूजन भी बढ़ा। अच्छा, तो जैसे जैसे ये पहला चीज होगा जिसमें 2 लोग के बाद जब 2 लोग जुड़ रहे हैं, कुछ सबका ही प्रॉफिट बन रहा है। जुड़ने वाला सिस्टम नहीं है। हाँ। एक सिंपल सी बात है कि भाई आपको मैं कुछ करके दे रहा हूँ, तो आप हाँ। अपने फ्रेंड को बताते हो कि भाई। तो बेसिकली वो 3-4 साल में आपके इतने दोस्त या इतने लोग ट्रस्ट करने को तैयार थे कि 5 करोड़ रेडी थे। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बड़ी उसमें, उसमें बहुत बड़ा चंक प्रॉफिट का भी होगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। और आज की डेट में भी ऐसा है कि भाई, अच्छा, अभी भी वो चल रहा है? नहीं अभी वो नहीं, अभी तो मेरी खुद की कैपिटल काफी अच्छी। ओके। बट अब आप दूसरों का पैसा ना लगा के अपना पैसा ही एसएमईज में डालते हाँ, हो। वो जो प्रॉफिट निकलता गया और चीजें। बट वहां पे आपने बनिए का दिमाग और आपकी मियाँ भाई की डेयरिंग से बढ़िया बनाया। तो यहाँ पे आपने इंटरेस्टिंग बोला कि आपने सूरत और जैसे गुजरात में बहुत सारी कंपनीज हैं, बढ़िया काम करती हैं, तो यहाँ पे आपने पता लगा कि अच्छा ये धंधा अच्छा है। तो यहाँ पे आप जैसे वीसीज या ये सब इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्ट करते थे, या जैसे अभी एसएमई के आईपीओज आ गए हैं तो उसके थ्रू इन्वेस्ट करते? वीसी जैसे इन्वेस्ट करते वैसे। और उस समय वीसी का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर ही नहीं था। हाँ, और एंड आई थिंक जैसे ये छोटे छोटे बिजनेस को वीसीज पैसा देना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं वो चाहते हैं कि भाई टेक बिजनेस हो, हाई ग्रोथ हो, प्रॉफिट ना हो तब भी 100x चलेगा वाले। हाँ हाँ। बट आप देखते थे कि भाई इनका 10-20 साल से धंधा चल रहा है, ये ग्रो हो रहा है, तो ये इसको थोड़ा और कैपिटल देंगे, तो अगर ये अभी 1x ग्रो हो रहा है तो अगले 4 साल में 2x हो जाएगा हमारे पास। हाँ। और ऐसे कौन कौन से बेट्स थे या किस इंडस्ट्री के बेट्स थे जो कि बहुत बढ़िया वर्कआउट किए कि इस फील्ड के चीजें बहुत बढ़िया रिटर्न दिया? एक हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा रहा। ओके। मतलब उस समय योजना थी। और कुछ चीजें जो सूरत के आसपास की टेक्सटाइल की कंपनियां थी, उसमें अच्छे रिटर्न मिले। अच्छा। ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अभी तक कभी लिस्ट नहीं हुई है। अच्छा, वो अभी भी लिस्ट नहीं हुई है। हाँ। तो आपने इन्वेस्ट किया, वो रिटर्न मतलब आपने इनकी शेयर्स खरीदे। हाँ। और उसके बाद आप जब प्रमोटर के पास, मतलब जो हाँ। फाउंडर्स होते हैं उनके पास इतनी कैपिटल हो जाती है, तो वो हमारे से वापस अपनी इक्विटी एक्वायर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना % आपको रिटर्न मिल जाता होगा ऑन एवरेज? ऑन एन एवरेज ये मान के चलो 15-20 गुना ओके। रिटर्न हो जाता अरे है। बाप रे। और ये कितने टाइम फ्रेम में? ये 3 साल के अंदर की 3 साल में 15x रिटर्न आपको कंपनी में अगर प्राइवेट इक्विटी होती है। और Okay. जो वीसी लोग करते हैं, हाँ। उनकी एक्सपेक्टेशन 100x की होती है 5 हाँ, साल में। आपको हाँ, ध्यान होगा, आपको हाँ, कितना करेक्ट हाँ। हाँ। पर 5 से 10 साल में होती है, बट वो एक्चुअल में 100x एक्सपेक्टेशन तो होती है, बट 100 में से 2% या 3 कंपनियां ही होती है जो दे पाती है। तो मोस्टली लॉस में होती है। बट आपका मैं ये सब आपका नहीं, आपका में भी कुछ लॉसेस होते थे? बिल्कुल अच्छा, सिमिलर डूबत तो नहीं। देखो हाँ। आप 100 इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100 की तो सक्सेस कभी नहीं होगी। ओके ओके। ये तो आप मान के ही चलो कि कुछ ना कुछ तो ऐसे होएगी जो आपकी डुब्बत में जाएगी। तो हाँ। डुब्बत तो सब
गया। मतलब वो पहले से दिमाग में हम जान के ही हाँ, हाँ। करते हैं कि भाई ये डूबने वाला है। ओके, बट जो हिट होते हैं वो इतने हिट होते वही हैं तो 15-20 और ऐसे भी हुए जो 40-50 टाइम भी हो सकते हैं। ओके, ओवरऑल आपके घर में नेट में क्या आया वो आपको देखना है। अच्छा। हाँ। तो 100x वाली अभी तक आई नहीं है। हाँ, हाँ, वो जोर को बने ऐसी मेरी ख्वाहिश है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो एक ये सवाल है कि ये जो ऐसा क्या है गुजरात की हवा में कि यार हर कोई इतना बिजनेस करना चाहता है, नहीं बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। दूसरा मतलब मुझे तो लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस गुजरात में या गुजराती ही या वहीं के लोग मान लो कहीं और शिफ्ट हुए वो शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या हम लर्निंग जो जनरल पब्लिक है ले सकती है गुजरातियों से या आप सबसे कि यार इतने आप बिजनेस करते हैं और उसमें सक्सेस रेट भी इतना आता है? सबसे पहला जो है वो है आसपास की कम्युनिटी से भरोसा। ओके। मतलब ये मैंने देखा है कि दूसरी जगहों पे नहीं होता है। हम्म। गुजरात में या राजस्थान में आप जाओगे तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि मतलब बिजनेसेस के अंदर लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। Okay. आज भी पैसा लैंड करने का काम राजस्थान या गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर मैं कोई शॉप चालू कर रहा हूँ और मुझे कोई स्टॉक चाहिए तो मुझे उधार पे भी मिल जाएगा। अच्छा। वो क्यों मिल जाएगा? क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं। हम्म। तो वो एक माहौल बना हुआ है गुजरात राजस्थान ये एरिया में। हाँ। तो इसके लिए वहां से एक तो वो ईज हो गया। ओके। दूसरी चीज सभी आपके आसपास ये कर रहे हैं तो आप भी सोच, तो आप भी इंस्पायर होते हो हाँ 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 कि मुझे भी करना है। हाँ। आई थिंक हाँ, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल Around you, हाँ, तो आपके 5 के आपके 50 लोग ही सब बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको भी होता है कि यार अपने हाँ। बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आते तो सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। करेक्ट। तो आप भी लगता है कि यार मैं भी एक अटेम्प्ट मार दूं। और उसके बाद लगता है कि मैं गलत जगह आ गया। हाँ, बट आई थिंक हाँ कि आपके अगर घर में भी लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं, दोस्त यार भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप जिसका हैंग आउट कर रहे हो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी हाँ बिजनेस की बात कर रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एंड दूसरा ये आपने बोला कि जैसे आपको भी शुरुआत में आपके फ्रेंड्स और उन सब ने पैसे दे दिए थे, बिल्कुल। तो वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है सो दैट कि आपको शुरुआत में बैंक लोन जिसका इतने पहली बात तो लोन मिलना मुश्किल होता है क्रेडिट हिस्ट्री के बिना, मिल भी गया तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। तो अगर वो दोस्त यार से मिल जाए, एंड सिर्फ मिलना इंपॉर्टेंट नहीं, आप फिर डिलीवर भी कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज यही है, आपकी छोटी छोटी जो डिलीवरी होती है ना, हाँ कभी भी पैसा क्यों मिलता है पता है? क्योंकि आपने आज तक का आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा होता है। हाँ जैसे बैंक भी आपका क्रेडिट स्कोर देखती है ना कि भाई आपने क्या आज तक चुकाया है, कैसे चुकाया है। क्या हाँ वैसे ही छोटे छोटे ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हाँ उसी से पैसा बनता है या मिलता है। हम्म। आप समझिए कि आप 4 दोस्त खाना खाने जा रहे हैं, है ना, और उसके अंदर हमेशा आपका हाथ कभी नहीं आ रहा पॉकेट के अंदर, हाँ है ना, करेक्ट। आप उसी में हिसाब में हमेशा पीछे रह जा रहे हो। एक दोस्त होता है कि जिसको 1 महीने तक याद ही दिलाना पड़ता है कि भाई दे हाँ। वो दोस्त जो इसको आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, वो कभी आपसे अगर पैसे मांगेगा आप दोगे? चांस ही नहीं है। हाँ। ये जो छोटे छोटे स्टेप है आपके लाइफ में, वो डिटरमाइन करते हैं कि लार्जर लेवल पे आपको पैसे कैसे मिलेंगे। हाँ। तो और जो भी कमिटमेंट आपने दिया, आपने किसी को बोला है कि मैं 10 बजे कल आपको पैसे लौटाऊंगा, तो आप दे रहे हो, कोई भी परिस्थिति हो, हाँ मुझे मेरी चड्डी बेचनी पड़े, हाँ 10 बजे सामने वाले को पैसे हम चुकाएंगे। हाँ ये 100% कमिटमेंट आप जब निभाते हो तो सामने वाले का ट्रस्ट आप पे बिल्ड करेक्ट। हाँ मार्केट में पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। लोग एफडी में 3-4% में पैसे रखे हैं। हाँ, हर आदमी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है अच्छे बिजनेस में। आई थिंक गुजराती जब देते होंगे, आई एम श्योर इससे ज्यादा परसेंट रिटर्न तो आप दे ही देते होंगे, है ना। तो वही है कि वो बंदा सोचता है कि यार 3-4% एटलीस्ट मेरा रहेगा, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल दोस्तियां होते हैं, इसको दिया तो ये तो गया, दोस्ती भी गई पैसा भी गया, दोनों ही चला गया। तो आनंद, आपने तो काफी लंबा सफर रहा है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग किया, इतना बढ़िया ब्रांड बनाया। अब जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनके अकाउंट में तो यार कुछ ही 1000 रुपए होते हैं, आपने इतना बड़ा धंधा बनाया इतना बड़ा, तो आपके अकाउंट में क्या है कि थोड़ी हम भी क्यूरियस हैं, ऑडियंस भी शायद थोड़ी इंस्पायर मोटिवेट हो जाए, अगर आप बता पाए। अकाउंट में तो मेरे को भी ध्यान नहीं, चेक करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं, दिखाइए कितना होगा, क्या पता हम भी शौक हो जाए। मैं ऐप खोलता हूँ, कोटक का ही है। ओके, आप ही खोलो यार अपने हाथ से। ओके, इस पे व्यू बैलेंस, अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भाई साहब 50 लाख पार कर दिया आपने। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत का कमाल है, ये तो वापस मेरा पेमेंट भी जाएगा रॉ मटेरियल का। ओके, ये तो सिर्फ अकाउंट में आता जाता रहता है ये तो। बिल्कुल। एंड अभी जो इक्विटी स्ट्रक्चर है सारे आप ही के पास है?
कंप्लीटली मैं और मेरा भाई अमृत, हम दो के पास ही है। अच्छा 1% इक्विटी बाहर नहीं है। अच्छा, तो पूरा बूटस्ट्रैप ऑपरेशन है। हाँ। मतलब मानना पड़ेगा ऑफ कोर्स कि आपने इतनी जल्दी इतने स्केल में पहुंचे। हमारी शार्क टैंक में जितने रुपए की आस थी ना, हाँ उससे ज्यादा तो हमने इनकम टैक्स भर रहे हैं इस साल। Okay. अभी आईपीओ आएगा तो पब्लिकली बैलेंस अच्छा 1.5 CR जो आपने आस्क किया था, उससे ज्यादा इनकम टैक्स भरा है। ओके वो तो पब्लिकली आएगा तो हाँ। बैलेंस शीट सबको दिखेगी, ओके है ना। तो आप देख लेना। तो- मैं खाली एक बताना चाह रहा हूँ, एक कॉन्टेस्ट के हाँ लिए कि लग रहा है कि शार्क से पहले आपकी कंपनी का आईपीओ होगा। 100%। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा जोरको के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप जैसे कि आपने बोला इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग से बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, करोड़पति बन चुके थे। आपको कौन बनेगा करोड़पति में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हैं करोड़पति। तो फिर आपने क्यों सोचा कि यार इतना पैसा बन रहा है, इजीली आप घर पे बैठ के और पैसा बना सकते हैं, ये क्यों फूड बिजनेस करना है? फूड बिजनेस में इतने लॉसेस होते हैं, ग्रो करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। कोई आई डोंट थिंक इंडियन ब्रांड है जो बहुत बड़ा कर पाया है। ठीक बात तो क्यों इतना रिस्क लेना? वो इसलिए क्योंकि जब भी हम एसएमई, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा फाउंडर से, मैनेजमेंट से मिलना और ये करते थे, हाँ तो जब जब लोगों से मिलते थे तो मिलके ये रियलाइज होता गया कि ये जो लोग वहां कुर्सी पे बैठे हुए हैं, करेक्ट। वो मतलब कोई हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या ऐसे लोग नहीं है, और ये बंदा कर सकता है तो अपन तो कर ही सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस इस लेवल पे उस समय आ गया था। और कुछ कुछ लोगों से तो मिलके ऐसा होता था कि यार इसको तो मेरे से भी कम नॉलेज है, मतलब कि इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, मतलब इसने कैसे कर लिया, इसने भी कर लिया, तो अपन तो कर ही सकते हैं हाँ, ऐसा। हाँ। अपने तो इतनी चीजें जानते हैं। करेक्ट। तो वहां से वो बोलते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा लग गया। एंड आई थिंक आपने ये भी देखा होगा कि यार अगर मैं एसएमई के आईपीओ में इन्वेस्ट करके 5x 7x 10x कमा रहा हूँ, तो एक्चुअल में जो इसका प्रमोटर होगा वो कितना मस्त कमा रहा होगा। Exactly. है ना, वो देखा होगा कि हम तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वैल्यूएशन, क्योंकि हमारे पास तो 2% 5% स्टेक है, हाँ जो वैल्यूएशन जो बाकी के 95% उसके पास है, उसकी भी तो वैल्यूएशन बड़ी है। करेक्ट। एंड वो आई थिंक उसको कोलैटरल रख के फिर लोन लाके लोन ले सकता है। और जबरदस्त स्केल भी करते होंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो ये अगेन तो ये तो आपका थिंकिंग प्रोसेस सही है। बट जैसे आपने बोला गुजरात में ये सब टेक्सटाइल्स और ये मैन्युफैक्चरिंग, ये सब थोड़े नीश बिजनेस है या ऑपरेशंस हैवी बिजनेस है, इजी एंट्री बैरियर नहीं है, है ना। थोड़ा आपको फंड्स होना चाहिए, थोड़े कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। फूड जैसा बिजनेस है वो हर कोई करना चाहता है और फिर डूब जाता है। तो आपने इतना कॉमन वाली चीज में क्यों फिर एंट्री मारी? क्योंकि इसमें भी तो रिस्क है। इसमें रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही है। अच्छा, ये आप रिस्क है तो इश्क है। हाँ, रिस्क है तो इसके। और इसमें मैं आपको एक डेटा भी बताता हूँ। हाँ फूड बिजनेसेस अगर साल में 100 शुरू होते हैं, उसमें से 90 बंद हो जाते हैं। करेक्ट। हाँ, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा बंद होते हैं। 90 बंद होते हैं, ये डेटा। हाँ 10 चालू रहते हैं, 10 में से 5 जो है वो आने वाले 5 साल में बंद हो जाते हैं। ओके। सिर्फ 5 ही है, 5% ही है जो 5 साल के बाद भी चलते हैं। अच्छा। और ऐसा बोलते हैं कि अगर वो आपने 5 साल अगर निकाल लिए, इसका मतलब आपकी 3 जनरेशन उसे बिजनेस से खाएगी। अच्छा, इतना इतना मतलब वो जो 5 है वो इतना प्रॉफिट कमाएंगे? वो उतना प्रॉफिट नहीं, आप 5 साल अगर आपने इसमें सस्टेन कर लिया, हाँ हाँ, मतलब कस्टमर को आप पसंद आ गए हो, ब्रांड बन गया, आपका ब्रांड बन गया, कस्टमर आपके पास बार बार। आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह है जहां से आप मिठाई लेते हो, सालों से वहीं से ले रहे हो। हाँ हाँ हाँ, वो शुरू होता है यहाँ पे, जैसे हमने सफदरजंग में राजेंद्र ढाबा है, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि भाई उधर ठेले से शुरू किया था। एंड आप सफदरजंग एनक्लेव में जाओगे तो भैया हर तरफ देखोगे उसने 8 9 10 दुकानें ले रखी है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो वो ऐसे ही होता है, फिर जनरेशन टू जनरेशन चीज चलती रहती है। करेक्ट। तो उसमें रिवॉर्ड भी इतना ही है, पहली बात तो ये होगी। और दूसरी चीज, फूड बिजनेस इसलिए मुझे बहुत अट्रैक्टिव, एक तो मैं फूडी हूँ, अच्छा, आपको दिख ही रहा है ना। हाँ। और मुझे हमेशा से खाने में कुछ ना कुछ करना था, हमेशा बैक ऑफ द माइंड। अच्छा। और एंटरप्रेन्योर से भी ज्यादा मुझे फूडप्रेन्योर बनने में इंटरेस्ट था। ओके। है ना, फूडप्रेन्योर फूड का जो। हाँ हाँ। और तीसरी जो लुक्रेटिव चीज इसमें कोई एमआरपी नहीं है। अच्छा, एमआरपी नहीं है मतलब एक कॉफी जो है वो 10 रुपए की भी मिलती है और 700 रुपए की भी मिलती है। हाँ, और दोनों को लेने को उतने ही लोग हैं, कस्टमर है। हाँ। लेकिन अब ये आप पानी की बोतल ले लो, है ना, पानी की बोतल अगर बाजार में 15 रुपए की मिल रही है, 20 रुपए की मिल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए में बेच सकते हो। आप उसको 100 रुपए की बेचोगे तो कस्टमर आपको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट। लेकिन वही अगर आप कॉफी ले लो, आप मोमोज ले लो, कोई भी चीज ले लो जिसको कोई प्राइस डिफाइन नहीं है, अच्छा। और लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उसके लिए हायर प्राइस देने के लिए रेडी है। अगर पानी की बोतल आपको 20 वाली अगर 200 में बेचनी है ना, तो आपको बहुत समझाना पड़ेगा। हाँ, कि भाई ये काला पानी है ना, वो पानी है ना, ये है ना, वो। ना उसका फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया ना, हाँ, काला वो भी पानी बढ़ वो गया, सब भी बनाया। हाँ। हाँ,
बट ये जो चीज है इसके ऊपर कोई एमआरपी नहीं है। आप भुजिया भी बेच रहे हो ना, तो अगर मार्केट में 300-400 रुपए किलो भुजिया बेच रहे हैं ना, तो आप 500 तक बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको 3000 रुपए किलो बेच सकते हो। हाँ हाँ। कोई नहीं खरीदेगा। हल्दीराम भी 3000 रुपए किलो बेचेगा तो नहीं खरीदेगा कोई, है ना। ओके। लेकिन ये प्रोडक्ट में ऐसा है हाँ कि अगर आपका टेस्ट, क्वालिटी, सब चीजें है, ओके। लोग पैसा देने के लिए ऑलरेडी रेडी है। तो ये मार्केट इसलिए मैंने टैप करना। इंटरेस्टिंग। आपने जो एग्जांपल दे दी, अगर आपने 5 साल सस्टेन कर लिया, ब्रांड बना लिया, तो अगले 3 जनरेशन को मजा आ जाएगा। हाँ, ये इस तरह से एक परसेप्शन, मतलब आप मोटा मोटी इस चीज का मीनिंग समझ। बट उसमें भी जो मैंने देखा है कि मोस्टली वो जो 3 जनरेशन फायदा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो ब्रांड जो है वो कंपनी, मतलब वो जो फाउंडर ही ओन करते हैं, वो खुद चलाते हैं, तो वो कॉपी नहीं हो सकता। बट आपका उसका उल्टा है। आई एम अज्यूमिंग कि आप खुद कुछ ओन नहीं करते, मोस्टली सब फ्रेंचाइजी चलाते हैं। तो फ्रेंचाइजी में इंडिया में जितना मैंने देखा कि यार फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि क्वालिटी का ऊपर नीचे हो जाता है। जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसको पैसे से मतलब है, और आप सीरियस हो कि भाई खाने की क्वालिटी वो सब होनी चाहिए, वो सीरियस नहीं है तो फिर वो क्वालिटी इधर उधर हो जाती है, तो फिर डूब जाता है। तो ये रिस्की नहीं है क्योंकि फ्रेंचाइजी इतना मैंने सुना इंडिया में डूबते ही है। इसके लिए हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट रखी नहीं जो शेफलेस ना हो सके। हमारा जो भी मॉडल है वो पूरा शेफलेस है। शेफलेस किसी भी प्रोफेशनल शेफ की जरूरत नहीं है। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैगी बनाते हैं अपन घर पे, आप बनाओ, मैं बनाऊं, या कोई भी बनाए, मोटा मोटी सेम टेस्ट रहता है। हमने हमारी सारी एसओपीज इस तरह से डिफाइन कर दी है कि उसको आप बनाओ, मैं बनाऊं, उसका टेस्ट नहीं बदलता। अच्छा। तो मैक्सिमम चीजें आपके पास रेडी है, यू जस्ट नीड टू असेंबल इट। ओके। बट आपने ऐसे ही बोला कि मोस्टली आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं फ्रोजन होते हैं, तो इसमें एक चीज आई एम अज्यूमिंग आपका फूड वेस्टेज बहुत कम हो गया क्योंकि काफी जीरो वेस्टेज हो गया। हाँ, ये हो गया। बट अगर आप फ्रोजन फूड यूज कर रहे हैं तो आपके रेस्टोरेंट में और वही सेम फ्रोजन चीज अगर कोई और ब्रांड से खोले, टेस्ट तो सेम होगा। तो टेस्ट को फिर आप वो कैसे बनेंगे, ब्रांड कैसे बनेगा? क्योंकि कोई भी वो खरीद सकता है ना, उसको नहीं खरीद सकता ना। वो हम खुद ही बनाते हैं ना, हमारी सॉसेस जो है, अच्छा, वो हम खुद ही बनाते हैं, तो वही हमारी यूएसपी है। अच्छा, आपने R&D टाइप से बना रखी है। तो वो सॉसेस वो दूसरा नहीं बना सकता है। अच्छा। एंड ये सॉसेस तो बना दिए, बट वो जो बर्गर पैटी है या वो सब में भी कुछ डिफरेंस है? पैटी में भी कुछ डिफरेंस है ना। और पाव की जो आइटम है वो तो पाव ही है। हाँ। मेन जो टेस्ट है ना वो सॉसेस का रहता है। हाँ। असली कमाल सॉसेस का। करेक्ट। हाँ। तो वो सॉसेस, हाँ, वही मैगी के एग्जांपल से याद है कि मैगी का वो मेन चीज तो सॉस मसाला था, बाकी वो नूडल्स और वो सबने बना ली। हाँ, इसीलिए वो अलग से मसाला भी बेचते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ओके। तो यहाँ पे आपने शेफलेस मॉडल फॉलो किया एंड शुरू किया। तो पहला वाला आउटलेट तो आपने खुद चलाया होगा, राइट? बिल्कुल। ताकि आपको समझ आए पूरा प्रोसेस। पूरा 1 साल चलाया। उसमें जितनी गलतियां हमने करी, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, वो सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करके हमने फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करा। यूजुअली ब्रांड्स को 4-5 साल लग जाते हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल लाने में, बहुत सारी गलतियां होती है। आपने 1 साल में ऐसे कैसे फिगर आउट कर लिया कि यार फ्रेंचाइजी फी कितना होगा? सारा वो भी तो एक जर्नी है ना कि फी कितनी होनी चाहिए, हम क्या देंगे, वो क्या होगा, वो कैसे फिगर आउट किया? अगर नॉर्मली कोई ब्रांड फ्रेंचाइजी करना चाहता है, उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले हम लोग को तो इंक्वायरी इतनी आने लग गई। अच्छा। जैसे हम पॉपुलर हो गए थे हमारे एरिया में, जहाँ पे हमने पहला आउटलेट, आई थिंक सूरत में कहीं पे, सूरत में वेसू में, जो आज भी चल रहा है। हाँ। वो आपका आउटलेट है या फ्रेंचाइजी का? वो भी अभी हमने फ्रेंचाइजी कर दिया है। पहले हमारा ही था, अभी उसको फ्रेंचाइजी कर दिया। अच्छा। तो वो इतना बढ़िया पॉपुलर हुआ कि लोगों की हमारे पास इंक्वायरी आना शुरू हो गई फ्रेंचाइजी की। और तब तक टू बी ऑनेस्ट हमको पता ही नहीं था फ्रेंचाइजी होता क्या है। अच्छा। वर्ड सुन रखे थे बट इसका कॉन्सेप्ट के बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता था। लोगों ने हमको बताया था ये ऐसा होता है, हम भी ऐसा वाला सेम टेस्ट, ऐसा वाला सेम प्राइसिंग हम हमारे एरिया में देना चाहते हैं, तो आप हमको प्रोवाइड करिए। वहां से हमको फ्रेंचाइजी के बारे में हमने रिसर्च करना शुरू किया, बहुत सारी फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा, और जो फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा लगा कि कोई नहीं दे रहा, वैसा अपन दे। तो अगर मैं एक फूड ब्रांड चालू करता हूँ तो कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाना है? क्योंकि मोस्टली सब बहुत मोटिवेट होकर शुरू तो कर देते हैं, बट फिर आपने जैसे बोला सब डूब जाते हैं। उल्टा जो सेविंग है वो भी चली जाती है। उसमें सबसे पहले आपकी जितना पैसा लगाने की रिस्क एपेटाइट है, उतना ही पैसा लगाया जाए। मतलब अगर मेरे बैंक में 50 लाख रुपए है तो ही मैं 10 लाख रुपए लगाऊं, या 25 लाख है तो मैं 10 लाख लगाऊं। जो लोग ऐसा करते हैं कि मेरे पास है 5 लाख
मैं लोन लेके लगा लोन लेके 10 लाख, हाँ वो नहीं करना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वो तो 12% इंटरेस्ट लेगा, हाँ। तुम्हारा चले ना चले। और वो मैं बोलता हूँ सिर्फ ये नहीं, कोई भी बिजनेस हो, या तो आपका रिस्क एपेटाइट इतना ज्यादा हो, नहीं वो रिस्क एप्टाइट होगा कैसा, पैसा होना चाहिए नहीं ना। किसी का ये हो कि भाई अगर ऐसे कुछ स्थिति आ भी गई हाँ तो मैं यार मेरी गाड़ी बेच दूंगा, मेरा वो बेच दूंगा, उतना रिस्क एपेटाइट लेके आदमी धंधा करता है ओके है ना। हाँ वैसा उसका रिस्क एपेटाइट हो तो बात अलग है, हाँ या वो बहुत श्योर हो कि ये मैं कर ही लूंगा। अच्छा सिर्फ फूड नहीं, कोई भी बिजनेस हो, इस तरह से अगर वो करेगा तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं जा, समझो ऐसे करके उसने किया और कोविड जैसा कुछ आ गया तो खत्म, गाड़ी भी गई, घर भी। हाँ तो आपने एक बोला कि जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, जितनी आपकी सेविंग है, उतने में उसी हिसाब से आपको अपना फूड बिजनेस, आपका रिस्क एपेटाइट 10 लाख का है तो आप छोटा सा कैफे चालू करो। हाँ आपका रिस्क एपेटाइट 50 लाख का है तो आप फाइन डाइन 100 लोगों का सीटिंग भले चालू करो। हाँ आपका रिस्क एपेटाइट 1 करोड़ का है तो आप साथ तो में आप वो ट्रेडिंग कर लो। नहीं तो आप एफडी करा के वो कर लो, ब्याज ही कमा लो, बट हाँ अरे एफडी में क्या रखना है यार, 4-5% में क्या रखना है। करेक्टेड। इन्फ्लेशन रेट 7% का है, हाँ हाँ उससे मतलब उस पे भी 30% टैक्स लगेगा ना आपका, अगर वो उस कैटेगरी में आ गए। हाँ 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 करेक्ट इन्फ्लेशन 7% का और एफडी में 4% मिलता है, हाँ, तो भी हाँ। 3% माइनस है। करेक्टेड हाँ तो बताइए। एफडी तो बेकार ही है, एफडी हाँ क्या करना है। तो एक हो गया आपका रिस्क एपेटाइट डिफाइन, फिर और क्या पॉइंट्स होंगे? दूसरी चीज, आप जिस भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, आप ये देखो कि ये धंधा अगर मैं खुद शुरू करता तो मेरे उतने ही पैसे लगते, या ब्रांड लेने से मेरे कितने ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं? या कम लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं। समझो कि मैं किसी की ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ हाँ और वो 6-7 लाख रुपए मेरे से नाम के ले रहा है। हाँ हाँ दूसरी चीज जो कि सेटअप के इतने इतने कॉस्ट ले रहा है, बोल रहा है ये ऐसी टाइल्स लगानी है, ऐसी वो डेकोरेशन करनी ओके है, ओके तो आपका खर्चा कितना करवा रहा है वो। हाँ हाँ एक तो फ्रेंचाइजी फी तो ले ही ली, उसके तो ऊपर और भी खर्चे करवा रहा है। हाँ तो और अगर ये चीज अगर आप खुद करते, समझो फ्रेंचाइजी ना लेते, खुद का आप बर्गर आउटलेट बनाते हैं, तो कितना खर्चा होता। ओके ये उन दोनों को कंपैरिजन में लाओ, हाँ सिर्फ जोरको की बात नहीं, आप किसी से भी कंपेयर करो। हाँ जनरल लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी खाना कि भाई मैं खुद का चालू करूं और फ्रेंचाइजी लो, कितना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा और आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, हाँ तो आप वो मत लो, खुद का ही कर लो, खुद का ही कर लो, या फिर दूसरा कोई ढूंढो। हाँ और आप उतने की ब्रांडिंग कर लो ना। हाँ मतलब हाँ इंटरेस्टिंग। मतलब मेरे को 10 लाख रुपए का फर्क आ रहा है, मैं खुद चालू करता तो मेरा 10 लाख का लगता, मैं किसी की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ मेरे 20 लाख लग रहे हैं, तो मैं खुद का चालू करके तो 10 10 लाख रुपए का मैं खुद का चालू कर दूं और 10 लाख रुपए की ब्रांडिंग करूँ ना, हाँ हाँ उधर हो ही जाएगा। 10 लाख की मार्केटिंग करोगे तो लोग आएंगे ही ना। आएंगी। हाँ तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपका सेम बजट में आ रहा है तो फिर आप फ्रेंचाइजी लो, क्योंकि उसमें आपका टाइम बच जाएगा। वो एसओपी का झंझट खत्म। का झंझट खत्म। नहीं तो आप खुद लोगे ना तो पहले 2 महीने तो आपको ये समझ में लग जाएगा कि किचन में कौन सी चीज कहाँ रखते हैं। हाँ सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंटेशन से सीखना सब है। एक्सपेरिमेंट, खुद ट्रायल एरर आपको, हाँ प्लस आपको शेफ ढूंढने, ये करना, बहुत मगजमारी। एंड इनिशियल मंथ्स में लॉस पे भी होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं पहले महीने में ही। बिल्कुल आपको आप ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे कस्टमर को क्या चाहिए। फ्रेंचाइजी में एटलीस्ट उनका एक प्री डिफाइंड मेन्यू है, उन्होंने R&D करके एक मेन्यू बना रखा है। हाँ हाँ कस्टमर के पास जा जाके उन्होंने एक बनाया कि कस्टमर ये बर्गर मांगते हैं, इस तरह का बर्गर मांगते हैं, मार्केट रिसर्च करी हुई है वो सारी चीजें, उस बेसिस पे मेन्यू बनाते हैं फ्रेंचाइजी। हाँ, हाँ। तो इस तरह की अगर फ्रेंचाइजी मिलती है तो आप ले सकते हो। और कोई भी मिलती है, ओके सिर्फ जोरको का है इसके लिए, एक जनरल एक बात बता रहा हूँ, किसी की भी मिलती है आप ले सकते हो। तो 2 चीजें, एक तो अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करो, दूसरा है कि आप देखो कि वो उसकी प्राइसिंग क्या है, मतलब कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा। अगर आपसे ज्यादा ले रहे हो और या आप बहुत ज्यादा दे रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। हाँ अगर आप कन्विंस नहीं हो तो क्योंकि फ्रेंचाइजी के इतने सारे ऑप्शन है, जरूरत तो नहीं है कि उसी एक का ही लेना है। एग्जैक्टली हजारों फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। आपको जो बेस्ट लगे आप ऑप्शन देखिए मार्केट में और लीजिए। हाँ एंड और कोई छोटे मोटे पॉइंट्स जो ध्यान रखना है? मेरे हिसाब से रॉयल्टी प्रॉफिट शेयरिंग में आप नेगोशिएशन करिए। जैसे हम लोग का मॉडल है तो हम लोग कोई रॉयल्टी नहीं लेते, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेते। ओके अच्छा, नॉर्मली आई थिंक 5% 5 से 6% लोग लेते रहोगे। हाँ 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 आप नेगोशिएशन करें ब्रांड के साथ, वो शायद 1% 2% में मान जाए। कोई अच्छा ब्रांड हो तो नो रॉयल्टी में भी आ जाए। हाँ एटलीस्ट जब तक आप प्रॉफिट नहीं दिखाते तब तक तो हाँ। अच्छा नेक्स्ट चीज, अगर मैं फूड ब्रांड चालू करता हूँ, अब मैं इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊं? ऑफ कोर्स एक तो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं चालू करूंगा, बट मुझे बहुत लोगों का सपना है अपना फूड ब्रांड चालू करेंगे। बिल्कुल है, आपका ने तो सपना साकार किया है। तो क्या 3-4 चीजों लोग गलतियां कर देते हैं कि उनका फूड ब्रांड या जो कैफे कुछ भी खोला है वो लॉस पे चलता है, और उसको प्रॉफिट कैसे लेके आए? सबसे पहली चीज जो लोग गलती करते हैं, लोग फूड बिजनेस सिर्फ फूड ही है या
फूड के बारे में थोड़ा बहुत करने की इच्छा है, इसके लिए कर देते हैं। हाँ एक चीज के लिए वो कभी रेडी नहीं होते, वो है 14 घंटे काम करने के लिए हाँ। और 365 दिन। इसमें क्योंकि इसमें तो ज्यादा सेल आपकी दिवाली होली छुट्टियों में ज्यादा सेल है, जब सबकी छुट्टी है आपको डबल काम करना है। डबल काम करना है। और 12 सुबह 11 बजे तो आप कैफे खोलोगे, हाँ रात को 11 बजे के पहले तो बंद नहीं करोगे। करेक्ट। और उससे एक घंटा पहले पहले तो आपको क्लीनिंग और वो सब करना ही है। रात को हिसाब किताब करना है। हाँ हाँ तो 14 घंटे आपको देने हैं, हाँ। है ना, और 365 दिन काम करना है। हम्म। इस साल 366 लीप ईयर है। हाँ हाँ ओके। 365 दिन काम करने के लिए रेडी हो हम्म। तो ये धंधा करो। लोग शुरू कर देते हैं बड़े एक्साइटमेंट में, हाँ फिर जब बैठने की बारी आती है तो उनको लगता है अरे ये भी रोज करना क्या पड़ेगा। जाना है, मेरे को हाँ। ये भी करना। और कोई बंदा आपका प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट पे हो, तो थाली भी उठानी पड़े, प्लेट भी उठानी पड़े, हाँ। फ्लोर भी क्लीन करना पड़े, टेबल भी साफ करना पड़े, उस इसके लिए पहले रेडी रहो। हम्म। लोग मानसिक रूप पे वो रेडी नहीं रहते, उनको खाली वो फूड 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 दिखता है, हाँ। बट ये जो बैकएंड की मेहनत है वो बिल्कुल नहीं दिखती। एंड इसी से ही पैसा बनेगा। उसी से बनेगा। हाँ ये कस्टमर को क्या लेना देना कि आपका शेफ एब्सेंट है, Correct. आपका जो सर्व करने वाला बंदा है वो नहीं आया है। हम्म। कस्टमर को तो उसने फूड ऑर्डर किया, उसको टाइमली चाहिए। तो आप दे रहे हो, आपका कोई फ्रेंड दे रहा है या कोई आपका एम्प्लॉय दे रहा है। एंड आई थिंक इनिशियल स्टेजेस में तो आपको बैठना ही है, सो दैट आपको समझ आए कि भाई कॉस्टिंग कहाँ आ रही है, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है। वो नहीं बैठोगे, आप किसी और को बिठा दोगे, कुछ तो सीखने को मिलेगा कुछ नहीं। होगा। हाँ हाँ। और दूसरा जो हमने करा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अच्छा। लोग हमेशा R&D, बड़ी बड़ी ब्रांड भी वो नहीं करती, बड़ी बड़ी ब्रांड भी R&D कैसे करती है, एक टीम बिठा लेती है, लाखों रुपए स्पेंड कर देती है। हाँ हमने कैसे R&D करी स्टार्टिंग के अंदर, मेन्यू हमने कैसे बनाना, हाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर एक को मतलब इससे सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। जितने भी कस्टमर आते हैं कुछ खाते हैं तो हम उनको पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं, जो सब लोग करते हैं कि भाई आपको कैसा लगा, क्या वो लगा। एक रेटिंग टाइप की शीट होती है। हाँ, बट कस्टमर लोग मैक्सिमम उसमें अच्छा ही बोल के जाते हैं, हाँ, हमने ये देखा। हाँ। मैंने कहा यार कोई बोल के नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो कैसे फिगर आउट करें। तो हम ये देखते थे कस्टमर क्या छोड़ के जा रहा है झूठा। ओके। क्योंकि पैसे देने के बाद भी अगर वो झूठा छोड़ के जा रहा है, मतलब वो प्लेट में अगर छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब उसको वाकई में नहीं पसंद है। हाँ हाँ। नहीं तो मैं अगर 200 रुपये खर्च करने के बाद मैंने कोई चीज छोड़ी है, तो हाँ तो ये इंडिया में तो पॉसिबल नहीं इंडिया है। में तो कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ छोड़िए, छोड़िए, बात मतलब होगी हाँ जो उसको पसंद नहीं आया, तो उस बंदे को हम रोकते थे। हाँ उसको बोलते थे भाई क्या हुआ आपने, क्यों सर, क्या हाँ, दिक्कत आ गया, आपने हाँ छोड़ा, कोई यहाँ पे आ गया। तो कोई केसेस ऐसा भी होता था कि उसका पेट भर गया, उसको लगा कि यार मतलब वो वो तो खा लूंगा, बहुत सारा मंगवा लिया और खा नहीं पाया। चलो वो तो ऐसे जेन्युइन कुछ- केस है। तो उसमें हम उसको फिर सजेस्ट करते सर आप पार्सल करवा लो वो चीज। हाँ हाँ आपने छोड़ा है तो कुछ तो रीजन होगा। हाँ हाँ। तो वो चीजें हम लिखते गए और उस तरह से मेन्यू को प्राइसिंग एंड मार्जिन, क्योंकि ये बहुत है कि प्राइसिंग क्या रखनी है, वो कैसे क्रैक किया, क्योंकि इसमें क्या कि एमआरपी है नहीं, बट अगर आपने ज्यादा चार्ज किया, बाजू वाला वही अमेज़न के जेफ बेजोस का कोट है, योर मार्जिन इज माय अपॉर्चुनिटी। तो है ना कि आप ज्यादा मार्जिन कर दोगे तो उसी में मैं घुस जाऊंगा। हाँ, तो आपने प्राइसिंग कैसे क्रैक किया? हमारा पहले से ये था कि कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करें। इसमें वही बात है कि अफोर्डेबिलिटी, आपने ऐसा बोला अफोर्डेबिलिटी, हर कोई चाहता है कि यार मैं अपने कस्टमर को सबसे सस्ते में दूं, बट दूं कैसे? वो सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, वो सारी चीजें संभालनी पड़ेगी ना। वो बेसिकली हम लोग का तो सब कुछ इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग है। वो तो अभी आपने किया, जैसे आपने बोला कि 2 करोड़ का फैक्ट्री ले लिया, तो उसमें आपने गेम बदल दिया। बट उससे पहले भी हम नेगोशिएशन बहुत करते थे, मतलब वेंडर्स अगर मतलब ऐसा जान ले लेते थे उनकी। हाँ, मतलब चीनी अगर समझ लो, मेरे को याद है हम लोग ने 2 रुपए के लिए भी नेगोशिएशन किया है। मतलब 36 थी उस समय, उसने 38 का भाव लगा दिया था, मुझे खाली 5 किलो चीनी लेनी थी। अच्छा, 10 रुपए का ही फर्क लगता है। मतलब 36 की बात हुई, 36 क्यों नहीं लगाया। ओके। तो नेगोशिएशन बहुत पार्ट स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा। मतलब अच्छा, कोई भी चीज, कोई छोटी से छोटी प्रोडक्ट है, हाँ, अगर वेजिटेबल वाला वेंडर भी है तो हम 10 जगह से ढूंढते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, जो 4 वेंडर दिए यहाँ से ये मंगवा लिया, ऐसा नहीं। ढूंढते हैं ना चीज, ऑन ग्राउंड जाके आपने एफर्ट मारा है। बहुत एफर्ट मारा। एक चीज जहां से एंड तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे कोई, मैं पहले किराना वाले से ले रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मेरा थोड़ा कंजप्शन बड़ा है, स्केल बड़ा है, तो सीधा मैं एक काम करता हूँ, होलसेलर के पास जाता हूँ, फिर होलसेलर से और बड़ा तो मैं सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही पहुंच गया, फिर मंडी से ही लेने लग गए। तो उस तरह से हम लोग बैक एंड में काम करते गए। ओके। एंड फिर जैसे इनोवेशन, जैसे अपने चीज इंजेक्टर है, वो लोगों को काफी पसंद भी आया, ये क्या कहीं और आपने देखा, वहां से आइडिया? हाँ, ये इंटरनेट पे देखा था, कोई यूएस वगैरह का था। अच्छा, इंडिया में नहीं था।
क्योंकि इंडिया में होगा तो पता नहीं। हाँ मैंने जो वीडियो देखा था, मेरे भाई ने, हम लोग ने साथ में वीडियो देखा था, हमने हाँ। जो देखा था ना हम्म। वो कहीं फॉरेन का था, तो अच्छा। हमको वो बढ़िया लगा, तो वो हाँ। अपन ने। तो यहाँ पे आपने दो तीन चीजें क्रैक करी। आपने प्राइसिंग क्रैक, पहले आपने फूड क्रैक किया कि ये वाला हमें फूड करना है। वेज इसलिए क्योंकि गुजरात है, या और मतलब फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में मैं लॉन्च करते जैन हो? हूँ, अच्छा। तो बेसिकली वेजी, ओके। मैंने वेजी खाना खाया है बचपन से, ओके। वेजिटेरियन ही हूँ 100%। हाँ, तो तो मेरे, जैन तो वो जो रूट्स वाला जो वेजिटेबल वो खाते हैं, वो नहीं? मैं वैसे जैन नहीं खाते, बट मैं अच्छा, खाता हूँ, cool। क्योंकि अपन बाहर वाले हाँ। से, घर पे दादी वगैरह नहीं खाते, बट अच्छा, ओके। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि यार वेज में हम टेस्टी भी बना लेंगे एंड क्योंकि आगे। वेज को पता है, वेज तो हम खाते हैं, तो हाँ। मुझे पता है। और वेज ऐसा है कि जो हाँ, वेज में जैसे आपने बोला कि यार आप सारी चीजें ऑन ग्राउंड खुद जज करते हैं। आप नॉन वेज तो आपका तो मैं कर यूएसपी ही है नहीं ही नहीं। सकता ना हाँ, वो चीज, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें क्यों घुसना? आपको ना टेस्ट मैं में उसको क्या फर्क टेस्ट ही है। नहीं कर सकता वो हाँ। चीज को, तो वो मेरे। ओके, तो ये आपने वेज किया, मेन्यू डिसाइड किया, प्राइसिंग डिसाइड हो गई। तो अब फिर आई थिंक जो मेजर चीज होता है कि एक तो लोकेशन बहुत बढ़िया ढूंढना, एंड दूसरा कि एम्प्लॉयज बढ़िया ढूंढना। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा एट्रिशन होता है फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं। लोग 1000-2000 के भी अप्रेजल के लिए निकल जाते हैं, बट 500 रुपए के भाई, अच्छा 500 रुपये? 1000 तो आपने ज्यादा कर दी, हाँ। 500 रुपए के अप्रेजल में हाँ। लोग रातों रात भाग जाते हैं। ओके, तो पहले आप बताइए कि लोकेशन, जैसे वहां पे आपने विनीता को भी बोला कि यार हम तो 25-30 हजार में जगह रेंट ले रहे हैं, आप 70,000 क्यों दे रहे हैं वही सिमिलर जगह की? तो सही लोकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे अपने प्राइसिंग डिफाइन करते हैं कि यार ये लोकेशन का ये प्राइस सही बैठेगा हमारा? सही लोकेशन में कैसा होता है कि कोई भी फेमस जगह हाँ। है ना, एक बहुत अच्छा फेमस कॉम्प्लेक्स है, ओके। उसके आजू बाजू आप थोड़ा सा ढूंढोगे ना, तो एक कॉम्प्लेक्स ऐसा मिलेगा जो डेड है। भले अच्छा। वो एरिया बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, हाँ, लेकिन एक आध कॉम्प्लेक्स तो आपको मिलेगा जो वहां पर डेड है। मे बी वो थोड़ा पीछे के साइड है या नहीं, ऐसे? पीछे के साइड प्राइमरी रोड पे भी मिल जाएगा, ओके। सेकेंडरी रोड पे जाने की जरूरत नहीं, प्राइमरी रोड पे। अच्छा, तो वो अपने को ढूंढना पड़ता है। बट वो क्यों डेड है? अगर मतलब मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि अगर बहुत सारे रीजन होते हैं, Okay। इन्वेस्टर नहीं मिले होते, अच्छा। कुछ बिल्डर के इशू चल रहे होते हैं, हम्म। XYZ बहुत सारे इशू हो अच्छा। सकते हैं। हम्म। आपको ये देखना वो इशू मेरे तो कहीं पे लगता भड़कता नहीं है हाँ, ना। मतलब कोई लीगल इशू ना हो, वो सब ना हो। हाँ हाँ, और मेरे से कंसर्न तो नहीं रख रहा है हाँ ना। हाँ हाँ। मतलब अगर कोई वहां पे शॉप नहीं खरीद रहा है या कोई रीजन से कुछ भी है, Correct। और कभी कभी ऐसा भी होता है एक कॉम्प्लेक्स किसी ने बनाया, उसके बाजू में वो एक और बड़ा बढ़िया कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये अपने आप फेल हो जाता है। हाँ, वो तो करेक्ट जैसे है। मैंने अगर कोई दो स्क्रीन 3 स्क्रीन का थिएटर बनाया, मैंने बहुत बढ़िया थिएटर बनाया, हाँ। लेकिन मेरे बाजू में किसी ने 8 स्क्रीन का बड़ा मल्टीप्लेक्स बना दिया, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्क्रीन खराब है, बट उस एरिया में रिलेटिवली दूसरा वाला बेटर हो गया। दूसरा बेटर हो गया, और मेरा अपने आप छोटा हो गया, लकी मेरा भी अच्छा ही था। हाँ हाँ, बट यहाँ पे आपको इस एरिया में जो छोटे वाले में आपको प्राइसिंग कम मिल जाएगी, एंड प्राइसिंग कम मिल जाएगी तो आपका फूड कॉस्ट कम होगा, सब चीज हो जाएगी, और लोग यहाँ तक तो आ ही रहे हैं बाजू वाले कॉम्प्लेक्स में। जब उनको पता चलेगा यहाँ प्राइस कम है। तो आपको क्या करना है, जो जहाँ पे वो आ रहे हैं हाँ। वहां पे आपको अपने होर्डिंग बैनर वो सब लगाने हैं, अच्छा। ताकि वो बाजू वाले कॉम्प्लेक्स में आपको शिफ्ट कर रखे। क्योंकि प्राइस एडवांटेज जो है उसको तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, एग्जैक्टली, है ना? और प्राइस से वो एक बार अंदर आ गए, उसका तो आपने क्वालिटी और टेस्ट दे दी, हाँ। तो आपके रिपीट कस्टमर बन गए, ओके। और रिपीट बन गए तो फिर फ्रेंचाइजी ओनर बन गए। हाँ, आपने ये इंटरेस्टिंग बोला कि क्योंकि नॉर्मली इतना फ्रेंचाइजी को स्केल अप नहीं कर पाता है, तो आपने जो वो टेक्निक अपनाई थी, अभी भी वही है टेक्निक? अभी भी वही है, पर अभी तो शार्क टैंक के बाद तो काफी ऑर्गेनिक इनबाउंड इंक्वायरी आ रही है, जबरदस्त इंक्वायरी है। हाँ। बट ये टेक्निक हमेशा रही है। उस टेक्निक आप थोड़ा बता दीजिए। टेक्निक बहुत सिंपल है कि जो कस्टमर अपने यहाँ से 4 बार से ज्यादा ऑर्डर करता है 1 महीने में, हाँ। तो वो हमारा लॉयल कस्टमर है। ओके। वो हमारे टेस्ट को, क्वालिटी को, हमारे मेन्यू को, सब चीजें जानता है। जोरको को इन एंड आउट वो जानता है। हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ। तो उसको हमको और ज्यादा पिच करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। उसके पास पैसे होंगे तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हो, हाँ। तो उसके पास पैसे होंगे तो वो खुद ले लेगा। अच्छा। और वो नहीं होगा तो वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। वो अपने दोस्त यार किसी को बोलेगा कि भाई आजा, मेरा एक पहचान वाला, वैसे ही बताएगा कि भाई मेरा पहचान वाला है, उसकी फ्रेंचाइजी है, आप ले लो। अच्छा। मैं खुद रेगुलर खाता हूँ। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएटर हो, अभी अपन मॉडल डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ हाँ, हो सकता है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप नहीं लेते हो, है ना? हाँ। लेकिन आपको बढ़िया लगा तो आपके आसपास कोई भी होगा जो फूड बिजनेस के बारे में सोच रहा होगा ना, उसको आप रिकमेंडेशन जोरको की करोगे। हाँ। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी खूबी है। लोग हमेशा
अपने दोस्त यार को बिजनेस सजेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि सबको बिजनेस आइडिया ढूंढ ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मिल गया। तो या तो वो लेता है, हाँ। या वो अपने आगे पिच करता है। अच्छा, अपने फ्रेंचाइजी कैसे ढूंढते हैं वो तो आपने क्रैक कर लिया। फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने क्या मॉडल लिया, क्योंकि लोग बहुत बार शुरू करते हैं फिर स्केल डाउन करना पड़ता है क्योंकि फ्रेंचाइजी डूब रहा है। सही बात है। तो तो उसके लिए हमने ऑडिट शुरू करी। अच्छा। फ्रेंचाइजी में हमारी टीम होती है ऑडिट की, वो जाती है, मतलब बिना मतलब उनको बताए हुए, इंटीमेट करे हुए जाती है, वहाँ पे खाना टेस्ट करती है। हमारे कुछ फॉर्म होते हैं, उस पर चेकलिस्ट होती है, वो सब चीज़ें चेक करती है। और एक सपोर्ट टीम बनाई जो उनको हमेशा 15-15 दिन में कॉल करके उनसे इंफॉर्मेशन बातें लेती रहती है, कहाँ अटक रहे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जो भी वो मार्केटिंग करवाते हैं या अपन लोग उनके लिए प्लान करते हैं, उसमें 50-50 होता है। अच्छा, समझा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा इकोनॉमिक्स पहले समझ लेते हैं फिर समझ आएगा। तो पहले आपकी फ्रेंचाइजी फी कितनी होती है? हमारी फ्रेंचाइजी फीस 3,99,000 रुपीज है। उसमें हम ब्रांड वैल्यू तो देते ही है। हाँ। लोग को 4-5 लाख रुपए सिर्फ नाम के ले लेते हैं। अच्छा। हाँ। हम वो तो 399 के अंदर ब्रांड वैल्यू दे रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी दे रहे हैं एडिशनल। फॉर एग्जांपल 400 kg नॉन फ्रोजन रॉ मटेरियल। नॉन फ्रोजन? हाँ। अच्छा। हाँ। इनफ होता, वो 1.25 से 2 लाख रुपए सेल हो जाए उतना रॉ मटेरियल होता। ओके। हाँ। उतना रॉ मटेरियल दे रहे। किचन की 50+ स्मॉल एक्सेसरीज, अच्छा। जैसे कि पिज्जा कटर हो गया, हाँ, है ना, मतलब चाकू, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको भागना ना पड़े। करेक्ट। तो वो सारी चीजें, जोरको की टी शर्ट, हाँ, कैप, ब्रांडिंग, प्रॉप, वो दे दिया। हाँ। प्लस जो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे बिल अच्छा। बनते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए फ्री देते हैं। अच्छा। प्लस 50,000 रुपए का बजट अलॉट करते हैं उनको मार्केटिंग के लिए, जो कि हमारी टीम और वो डिस्कस करके म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे खर्च करना है। अच्छा, कि एड्स चलाना है या बैनर लगाना है? बैनर लगाना, कुछ छोटी जगह होती है जहाँ हम प्रेफर करते हैं कि फूड ब्लॉगर और इनको बुलाया जाए। अच्छा। हाँ, ओके। लेकिन कुछ छोटी जगह पे होती है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि फूड ब्लॉगर और उसकी इतनी रीच नहीं है, तो हाँ। वहाँ पे साइकिल ऐड और ये भी करवाना पड़ता है। जैसे अच्छा। जो मतलब फ्रेंचाइजी ओनर जो है, हाँ, वो ऑन ग्राउंड बता, वो अपना फीडबैक देते हैं, उनके साथ डिस्कशन करके ये आगे बढ़ाते हैं हम ठीक चीजों है। को। तो ये आपने फ्रेंचाइजी फी में ये बेनिफिट दे दिए? ये सब बेनिफिट देते हैं। इसके साथ साथ जैसे जोमेटो स्विगी में अपलोड करने के लिए फोटो चाहिए, हाँ हाँ HD वाले, हाँ, तो वो भी हम ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो फोटोग्राफी करवाने जाएगा तो भी 10-15 हज़ार रुपए की फोटोग्राफी हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। हाँ हाँ। फिर सभी चीजों की CDR फाइल्स, कॉरिडोर फाइल जो होती है, उनको खाली प्रिंट निकालना रहता है, जैसे मेन्यू का हो गया, विनाइल हो गया, स्टैंडी हो गया। अच्छा। वो भी सब इस पैकेज में इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये आपने फ्रेंचाइजी फी ले लिया। उसके बाद फिर और आप क्या लेते हैं इनसे? बस उसके अलावा कुछ नहीं लेते हम। नहीं, जो महीने कोई रॉयल्टी नहीं, 1 महीने कोई रॉयल्टी नहीं, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, पूरा कमाया पूरा उनका। तो आपने सिर्फ वन टाइम फी लिया? वन टाइम फी लिया। और उसके बाद हमारा मॉडल बहुत सिंपल है। हाँ। फ्रेंचाइजी ओनर्स जीतेंगे ना तो ही हम जीतेंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी सेल ज्यादा होगी तो वो हमसे ज्यादा रॉ मटेरियल लेंगे। अच्छा। तो ज्यादा रॉ मटेरियल लेंगे तो हमारा मार्जिन जो है हमारा रॉ मटेरियल में ही है। ओके, आप बोल रहे हो कि आप वही, ये नहीं कि आप 5% 10% अपने सेल्स या प्रॉफिट का दो, आप बड़ा करोगे तो हमसे रॉ मटेरियल लोगे। एग्जैक्टली। और इसमें उसकी जीत होगी तो ही हम जीतेंगे। हाँ, आप समझो, करेक्ट। अगर फ्रेंचाइजी ओनर के यहाँ सेल नहीं हो रही तो रॉ मटेरियल नहीं लेगा। हाँ हाँ हाँ। और रॉ मटेरियल नहीं लेगा तो हमारा मार्जिन नहीं होगा। अच्छा। तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आपकी जीत में हमारी जीत है। ओके। बाकी दूसरे लोग क्या करते हैं कि आपकी सेल भले 10,000 हो रही हो, 5,000 हो रही हो, या 50,000 हो रही हो, या लाख रुपए हो रही हो, वही कम 5-7% ले ये तो लेते हैं। 5-7% चाहिए। हाँ 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 हाँ। हमारा वैसा नहीं। अच्छा। एंड जैसे आप बोल रहे हो कि जो मान लो कि मुझे 3 महीने बाद मार्केटिंग करना है, तो उसमें वो 50-50 करेंगे। अच्छा, जितना वो कमिट करेगा आप भी उतना कमिट करोगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और कोई आउटलेट अगर जैसे मतलब परफॉर्म बहुत वेल कर रहा है और वो खुद कर सकता है, तो फिर हम उसके अंदर परसेंटेज ऐसा होता है कि 25 हम करेंगे, 75 आप करो। अच्छा। बट ट्राई करते जैसे जिसके आउटलेट होता है उस हिसाब से हम डील होता है। तो अभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई आउटलेट बंद करना पड़ा हो? 5% आउटलेट हमेशा होते हैं। अच्छा। 5% आउटलेट या बंद होते, या वो हमारे से फ्रेंचाइजी लेके उनका मोटिव होता है कि हम सीख के हमारा ब्रांड बनाएं। ओके ओके, ठीक है। तो उस तरह से होते हैं, वो नाम चेंज कर देते हैं और वो सब चलता रहता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम डिसअलाउ कर देते हैं। जैसे कुछ एक आउटलेट था जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा था जो ब्रांड वैल्यू खराब कर रहा था। हाँ, मतलब जो स्मोकिंग वगैरह हमारे में अलाउड नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बट उसने चालू कर रखा था हुक्का और ये सब भी हाँ, शीशा जो बोलते हैं वो सब चालू किया, तो हमने उसको अच्छा फ्रेंचाइजी कैंसिल कर दी फिर उसकी। तो 5% का रेशियो ये रहता है। अच्छा। बट एक चीज ये है कि जो शार्क टैंक में बोल रहे हैं कि आप इतनी तेजी से स्केल तो कर रहे हैं, बट वहां पे भी जो बोल रहे हैं कि आपका
पर स्टोर रेवेन्यू 3.5 लाख है। वहां पे भी शार्क्स ने बोला कि यार इतने कम रेवेन्यू में अनलेस कि आप रेवेन्यू बढ़ाते हैं ये स्टोर ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उस पर आप काम कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे खर्चे इतने कम है हम 3-3.5 लाख में भी प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं? मैं वहां पे भी यही समझाया था, हाँ रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारा जो सेगमेंट है वो एक 15,000 की आबादी है किसी की, हाँ तो उसमें 15,000 की आबादी रहने वाली है, अनटिल अनलेस वो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन जाता है, हाँ तो उसका रेवेन्यू वही रहने वाला है। अच्छा हाँ मतलब बढ़ेगा भी, मैं तो चाहता हूँ हमेशा बढ़े, और बढ़ने के लिए जितनी कोशिश हो सके वो हम करते हैं। और ये चीज मेट्रो या एयरपोर्ट ऐसी हम बात करते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमेशा रेवेन्यू बढ़ता जाए। हाँ क्योंकि वहां पे नए लोग आ रहे हैं, हाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ तो उसमें रेवेन्यू बढ़ाने का ऐसा होता है कि हर साल आप प्राइसिंग अपनी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाओ, ओके कि साथ में आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लोगों हाँ की हाँ सैलरी इन्फ्लेशन है, सिंपल है। इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, तो हाँ प्राइसिंग बढ़ जाती है, और नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए आप मेहनत करते जाओ। हाँ हाँ तो ये चीजें तो हम कर ही रहे हैं उसके अंदर, बट अभी जो हमारे आउटलेट है उनकी जो साइज है अच्छा और जिस एरिया में वो है उनमें वो 3 लाख रुपए में भी काम कर सकते हैं। अच्छा जो पीयूष बंसल ने बताया था उनके आउटलेट ज्यादातर आप देखोगे मॉल्स में है, तो वहां पे डेफिनेटली मैं अग्री कर रहा हूँ उस बात से, हाँ बट हमारे तो खर्चे ही मिनिमल है ना। हाँ 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 अब तो आप अगर मान लो कोई बंदा 3 लाख का रेवेन्यू कर रहा है आपके आउटलेट से, उसके खर्चे कितने होते होंगे? 75,000 रुपीज। अच्छा इतना कम? हाँ और 75,000 का अगर आप ब्रेकअप बताएंगे? 75,000 में से मोटा मोटी 40 से 50% रॉ मटेरियल में जाता है, फिर भी हम हायर साइड जाते हैं 50% ले लेते हैं। ओके 1.5 लाख रुपया रॉ मटेरियल में चला गया, अच्छा ठीक है, 25,000 रुपया रेंट में जाएगा, ओके तो उसको भी 1.5 लाख हो गया। हाँ 1.5 लाख तो चला गया इसमें रॉ मटेरियल में, मैं हायर साइड में जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा बचा 1.5 लाख रुपया, हाँ 1.5 लाख में से 25,000 रुपया चला गया रेंट के अंदर। ओके 10,000 के 2 आदमी खाली रखने, क्योंकि शेफलेस किचन मॉडल है तो आपको कोई भी 10th पास 12th पास किसी को भी आप रख सकते हो, ठीक है तो 20,000 आपका जाएगा, मतलब 2 बंदों के अंदर, करेक्ट तो दैट इज 45,000। हाँ हाँ और 10,000 रुपये लगभग आएगा आपका लाइट बिल, ओके तो गया 55,000 रुपये। हाँ और 10,000 रुपये की आपने कर दी मार्केटिंग हाँ आपके स्टोर की, दैट इज 65,000 रुपीज। हाँ और 10,000 रुपये लगभग आपने कोई दूसरा एक्सपेंस आ गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी ओवन खराब हो गया, ये हम स्पेयर में रख के चल रहे हैं जो कि होता नहीं है लेकिन फिर भी रखे हैं, तो 75,000 का खाली खर्चा हुआ। 1.5 लाख का रॉ मटेरियल गया, ओके तो 2,25,000 रुपए का खाली खर्चा हुआ, हाँ हाँ तो बचा कितना? मिनिमम 75,000 अगर 3 लाख हिट कर रहा है। ओके तो हमारा खर्चा ही उतना, मैं जो बता रहा हूँ। बट आपने जो 2 लोग बोले 2 लोग तो हैं, और कोई एक बंदा नहीं चाहिए जो मैनेज कर रहा है? हाँ इसमें 2 लोग इस तरह से होते हैं, और हमारा जो मॉडल है उसमें ज्यादातर लोग आदमी खुद ही बैठता है, जो अच्छा जो जॉब कर रहे हैं वो अब जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो वो खुद ही या उनकी फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ संभाल रहा होता है। ओके ओके और वो आप बोल रहे हो कि वो बंदा भी मैंने एक रख दिया, तो 15,000 रुपए और उसके गिन सकते हैं आप। अच्छा अच्छा अगर आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं बैठ रहा है तो आपको 3 लोग चाहिए, ओके तो 60,000 तब भी बचेगा। तभी बचेगा 60,000 रुपए। और हमने मिसलेनियस भी 10,000 रुपए कैलकुलेट किया है, हाँ हाँ 10,000 रुपए हमने मार्केटिंग भी कैलकुलेट किया है, हाँ हाँ जो हो सकता है दिवाली के टाइम पे आपको करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल 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 इंटरेस्टिंग। ओके तो आप बोल रहे हैं स्टोर का साइज 250 से 300 कारपेट है ना, हाँ वो 2 बंदे में आराम से चलता है। आपने भी देखा होगा, आप कोई भी फास्ट फूड में जाते हो आराम से हाँ चलता हाँ है। हाँ हाँ तो लाइट बिल 10,000 से ज्यादा आने नहीं वाला। तो वहां पे लोग बैठ के खाते हैं या बैठ के खाते हैं, अच्छा अच्छा बैठ के खाते हैं। 18 से 20 लोगों की सीटिंग होती है। अच्छा इतने एरिया में इतनी सीटिंग हो जाती है? हाँ ओके ये किचन 100 स्क्वायर फीट लेता है और बाकी का एरिया सीटिंग का हो जाता है। अच्छा इंटरेस्टिंग। और हमारा छोटे में छोटा आउटलेट जो है हाँ वो 150 से 200 कारपेट है, और बड़े में बड़ा जो आउटलेट है उसकी 100 सीटिंग की कैपेसिटी है, जो भावनगर में। अच्छा इतना अच्छा बड़ा भी है हमारा। ओके ओके तो अगर मैं अपना फूड ब्रांड चालू कर रहा हूँ, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे सक्सेस होना है, अब मुझे फ्रेंचाइजीज बेचनी है सक्सेसफुली, तो एक तो सबसे सिंपल होगा कि यार मैं प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना दूँ, उसके अलावा और क्या क्या चीजें जानना है कि मैं अपने जो फ्रेंचाइजीज बेचूंगा सक्सेसफुल बेच पाए? फ्रेंचाइजी बेचने का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, ब्रांड बड़ा बनाओ तो फ्रेंचाइजी अपने आप लोग लेने आते हैं। अच्छा आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो लोग आपके पास आ आए। जाते हैं। आप फ्रेंचाइजी बेचना मतलब ये तो हाँ, वो अपने आप ही फ्रेंचाइजी बेच रहे हो मतलब आप जबरदस्ती टाइप्स कर रहे हो। हाँ, मतलब वो ऐसा हो गया कि आपने 10 लोगों को कोल्ड कॉलिंग की। हाँ 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 मतलब एक क्रेडिट कार्ड थोड़ी बेच रहे कि अपने कॉल करेंगे। हाँ हाँ क्योंकि जब तक उस बंदे का मोटिवेशन नहीं है तब तक तो धंधा चल नहीं पाएगा। और दूसरा ये 8-9-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है सामने वाले हाँ, को, हाँ, है ना, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द आउटलेट। 8 लाख भी हो सकता है, 9 जितना साइज है। करेक्ट 10 लाख रुपए आप मोटा मोटी मान लो, तो उतना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप मतलब किसी भी रैंडम आदमी को जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल करते हैं वैसे कॉल करके तो आप
हाँ कन्विंस नहीं कर सकते ना, बिल्कुल, वो सामने वाले को आपके ब्रांड पे भरोसा होगा तभी वो लेगा। हाँ हाँ हाँ। अब सिंपल चीज ये आप समझो। तो आपका क्या मेन जो यूएसपी ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी है, और क्या ऐसा है कि आप उन जगहों में हैं जहाँ पे मे बी जो एमएनसीज डोमिनोज वो नहीं है, वो आपका मेन यूएसपी है। हाँ। बट मान लो वो सिटीज या वो जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स बड़े होते हैं, इवेंचुअली ये जोमैटो सॉरी डोमिनोज मैकडी आते हैं, फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे? और जब तक वो आएंगे तब तक हमारी ब्रांड लॉयल्टी इतनी बढ़ जाएगी अच्छा, कि लोग उनको नकार देंगे। ओके, इतना आपको भरोसा है कि क्योंकि जो उनको आने में आप जो बोल रहे हो, जैसे हाँ। अब उदलगिरी टाउन है आसाम में, उसकी 15,000 पॉपुलेशन है। अच्छा, अब 15,000 पॉपुलेशन जब 15 लाख के ऊपर पहुंचेगी ना, तब मैकडी डोमिनोज आएंगे वहां पे। हाँ हाँ, तो वो तो बहुत लंबा वो टाइम बहुत लगेगा। लंबा अर्जा है, तो हाँ। उतने लंबे अर्जे में जब आएंगे हाँ। तब तक तो ब्रांड रॉयल्टी कितनी हो जाएगी। अच्छा, एंड आप लोकल ब्रांड्स के कैसे कम्पीट करोगे, क्योंकि उस टाउन में ऑफ कोर्स एक दो जनों ने और भी हाँ, खोला होगा, बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो क्योंकि खुद चलाते होंगे, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो उनके साथ कैसे, ऑफ कोर्स एक तो ब्रांड बन गया, हाँ। उसके अलावा आप कैसे कम्पीट करते हो? बेसिकली एक छत के नीचे सब आइटम देने, जितने भी लोग खोलते हैं ना, हमने एक हाँ। चीज देखी है कि मोमोज का खोल रहा है तो सिर्फ मोमोज बेचेगा, अच्छा, नाचोस का खोल रहा है खाली नाचोस बेचेगा, बर्गर का खोलेगा सिर्फ बर्गर बेचेगा। हम्म तो हमारे पास सबसे बड़ा जो यूएसपी है ना, वो कोई भी अगर पूरी फैमिली आ रही है ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। आपको मोहितो पीना है, आपके लिए मोहितो है, मिल्क शेक पीना है, मिल्क शेक है। करेक्ट, हाँ ये तो हाँ ये अगर कोई लोकल प्लेयर खोल रहा है वो इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता। और उसने गलती से सोच भी लिया हाँ कि मैं इतना बड़ा मेन्यू बना लूं, हाँ, तो मैनेज नहीं कर पाएगा। Correct. उसमें क्या होगा पता, वो इतना बड़ा मेन्यू बना लेगा, हाँ। फिर कस्टमर आएंगे ना कि ये है, तो बोलेगा सर आज स्टॉक में नहीं है। हाँ। मेन्यू में लिख देगा, आपने देखा होगा, आप बहुत बार आपके आसपास ऐसे होते हैं, आप जाते हो, करेक्ट, फिर हम 2 बार पूछने का बोलते हैं कि भाई तू बता दे क्या क्या है, मैं उसमें से चूज कर लेता हूँ। बट एम्प्लॉइज को लॉयल फिर कैसे रखें, क्योंकि ये तो मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, पहले तो सबसे पहले तो हमने इसके लिए शेफलेस किचन मॉडल कर दिया। ये प्रॉब्लम हमने बहुत फेस करी। ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ होता है वहाँ पे बहुत दिक्कत थी, तो हमने कहा यार एक ही फिर इसका सोल्यूशन है कि ये शेफ की जरूरत ही ना पड़े, सारी एसओपी जैसे बना दो। हाँ। फिर आया जो फ्रेंचाइजी, हाँ। तो दूसरी टीम्स बनाई। हाँ हाँ। तो वो टीम के लिए हम एम्प्लॉयज को बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। अच्छा। उसके कुछ बेनिफिट मैं आपको बस बताता हूँ। मतलब गुजरात में तो मुझे पक्का यकीन है ये बेनिफिट्स कोई नहीं देता है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, बाहर यहाँ का मुझे तो पता नहीं है, अभी वहाँ पे बताएंगे। देखो ये बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज को सबको देते हैं। ओके, अच्छा, प्रोफेशनल फोटोशूट ऑफ एम्प्लॉयज, ताकि आप वहाँ पे बोर्ड पे नहीं, वो अपने यूज में ले सके, उनके अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ भी करना Okay. उनके लिए, नॉट फॉर अस। हाँ, और फिर फ्री मूवी टिकट्स एवरी 3 months, अपॉर्चुनिटी टू गेट 12% इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। ये आप कोई मतलब ये हम ही देते हैं उनको कि भाई इनकेस एम्प्लॉयज को एफडी में कुछ लोग होते हैं कि अपना पैसा रखते हैं, हाँ, अगर हाँ, चाहिए होता है तो। अच्छा अच्छा, और भी सही, फैमिली डिनर स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ओके, एनी, अच्छा 50% ऑफ अपने आउटलेट पे। हाँ। 1 year बेनिफिट भी जबरदस्त है कि गोवा के लिए ट्रिप वेकेशन पैकेज, और अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप, वाटर पार्क घुमाना, पिलग्रिमेज ट्रिप। अच्छा, वो पेरेंट्स आई थिंक, हाँ आई थिंक ये मैंने वो एक और आपके वो भाई, हाँ हाँ, उन्होंने बोला था कि पेरेंट्स को पिलग्रिमेज ट्रिप। बिल्कुल, हम भी उनसे इंस्पायर्ड है। अच्छा, हाँ, ये कि अगर पेरेंट्स खुश हो गए तो फिर तो बच्चे को बोलेंगे कि अरे यार तू क्यों छोड़ रहा है यार, इतनी हाँ, बढ़िया हाँ, कंपनी छोड़ने नहीं देंगे वो। हाँ, जिम मेंबरशिप, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, इंटरेस्टिंग, ओके, ये आप बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये तो सही है। टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और हमारा अभी क्या विजन है कि ऑफिस में मैं आऊँ ना, हाँ, तो एक गोवा वाली फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये सबको ये मतलब काम होना चाहिए आप काम होनी चाहिए, और आप शॉर्ट्स में आओ, पजामे में आओ, हाँ, आप सैंडो पहन के आओ, जो पहन के आना है आप आओ, ओके, बट काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, मतलब हाँ। ये फीलिंग एम्प्लॉयज के मन में नहीं है। करेक्ट, हाँ, कि ताकि उनको भी मजा आए कि भाई हम ऑफिस जा रहे हैं। मतलब उनको ये जरूरी नहीं है फॉर्मल पहन के ही आना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, हाँ, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगा, उनको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार मैं ऑफिस में कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ, Exactly. नॉट कि भैया यार फिर घिसते जा रहे हैं, फिर सुबह जा रहे हैं, ये देखो, ओके, उसको मंडे आए तो उसको आना चाहिए यार, जाना ऑफिस जाना मुझे। हाँ हाँ हाँ। बट और कौन कौन सी फील्ड्स, स्पेशली क्योंकि अब एसएमई आईपीओज भी काफी जबरदस्त रिटर्न्स दे रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड्स आपको लग रहा है कि अगले 2-4 साल में इस फील्ड्स वाले कंपनियां अच्छा कर सकती है? मुझे ना हाउसिंग फाइनेंस में बहुत बुलिशनेस है। ओके, एक आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ है, हाँ हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि हाउसिंग फॉर ऑल
हाँ। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हमेशा से एजेंडा रहा है पिछले 10 साल से, और आगे भी रहेगा, करेक्ट। है ना। और अभी तो बहुत घर बनाने अभी तो बाकी है। बहुत घर बनाने हाँ, बाकी है, हाँ। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग, फिर इंफ्रा, ओके। इंफ्रा में मुझे लगता है ये 10 साल का जो स्लो फेज चला वो खत्म होने वाला है, और इंफ्रा में वापस बूस्ट आएगा। अच्छा। 10 साल रियल एस्टेट के लिए काफी खराब रहे। हाँ, हाँ। आप अगर देखो कि अभी जस्ट कोविड के बाद से 1-2 साल हुआ है, थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ। लेकिन मुझे लगता है अब वो स्पर्टिक आएगा जो 2013 के पहले था। 2013 से लेके 2023 तक हाँ, हाँ। रियल एस्टेट के लिए काफी, मतलब अगर 2013 में किसी ने घर खरीदा था तो हो सकता है 23 में वही रेट हो, हाँ, या हाँ। थोड़े से बड़े हो। करेक्ट। लेकिन अब 23 के बाद, मतलब ये 24 में ऐसा बूस्ट मुझे लगता है रियल एस्टेट में आएगा। ओके। तो बेसिकली आप ये जो एक तो इंफ्रा हो गया, रियल एस्टेट हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एंड ऑल्सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्प करते बनाने में, सीमेंट की सीमेंट कंपनी, बिल्कुल है, सरिया स्टील हो गए, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये सारे बढ़िया पर। हाँ। बट ये जैसा हाउसिंग फाइनेंस है, यूजुअली ये जो जैसे HDFC है, हाँ। या ये बड़े बड़े बैंक्स की फाइनेंसिंग कंपनीज ही तो अच्छा करती है। आप बोल रहे हैं छोटे कंपनीज छोटी भी, छोटी भी कंपनीज भी है, गवर्नमेंट की भी कुछ कंपनीज है। ओके। हाँ। अच्छा, तो अब वहां पे आपने भी इन्वेस्ट किया तो अच्छा, मुझे लगता है वो बेहतर सेक्टर ओके। है। और क्योंकि हाँ, बताइए। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो हाउसिंग फाइनेंस होता है वो सबसे कम एनपीए वाला काम हो गया है। करेक्ट। हाँ, क्योंकि मैं अगर हाउसिंग पे लोन दे रहा हूँ, तो आपके पास एसेट है, तो एसेट है। अगर हाँ। समझो कि लोन सामने वाला रिपेमेंट नहीं भी कर पाया तो घर मेरे गया। पास घर गया। हाँ, हाँ। और सामने उसने जो इतने साल जो हफ्ते भरे वो तो बैंक के पास आ ही गए, एंड उतने टाइम में घर भी अप्रिशिएट हुआ होगा। घर भी अप्रिशिएट हुआ होगा। हाँ, तो हाउसिंग फाइनेंस जो है उसमें एनपी, और जैसे जैसे इकोनॉमी में बूम आएगा हाँ। तो उस, जैसे आपने बोला अप्रिशिएट होती है, तो Correct. उसकी अप्रिशिएशन भी इतनी हो जाएगी कि बैंक अगर ऑक्शन भी करेगी तो उसको फायदा होगा। इंटरेस्ट एंड और सारे ऐसे लोन, जो कार लोन वार लोन में, वो तो पहली बात एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, एंड दूसरा है कि वो गाड़ी का लोन लेके गाड़ी कहाँ गायब कर दिया, बैंक ढूंढता फिरेगा। यहाँ तो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास ही है, बैंक Exactly. ले लेगा। हाँ, ये सही चीज है। एंड ऑल्सो आप ट्रेडिंग भी करते हैं या सिर्फ इन्वेस्टिंग? ट्रेडिंग करता हूँ, Okay. लेकिन पोजिशनल और इस तरह से करता हूँ। अच्छा। अभी मेरा फुल टाइम फोकस जोरको पे रहता है। हाँ। पहले तो इंटरडे से लेके हर चीज करता था, ऑप्शन अच्छा, ट्रेडिंग भी करता था, सब ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता था? ऑप्शन बाइंग में कभी पैसा नहीं बनता है। Okay. ये लोगों का बहुत बड़ा मिथ है। हाँ। 95% ऑप्शन बायर पैसा लॉस करते हैं, हाँ, हाँ। है ना। ओके। सिर्फ 5% ऑप्शन बायर है जो पैसा बनाते हैं, बाकी का जीरो ही हो जाता है, बिल्कुल। है ना। ऑप्शन सेलिंग सबसे बढ़िया होता है। अच्छा। क्योंकि ऑप्शन जो बाई कर रहा है वो किसी ना किसी को सेल कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो 95% जो पैसा खुमार है वो कहाँ जा रहा है? अच्छा, वो सेल कर रहे हैं सब। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट जितना वो ये जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने भी सेम चीज बोली थी कि भाई ये मोस्टली लॉस ही कर रहे हैं, और मेजरली ये जो लोग पैसे कमा रहे हैं कोर्सेज बेच के कमा रहे हैं, है ना। agree कर रहा हूँ। बहुत लोगों का आया भी, आपने देखा ही होगा। करेक्ट। हाँ, कि वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स तो दे रहे हैं, बट एक्चुअल खुद के पोजीशन में लॉस है, बट कोर्सेज में बढ़िया बना रहे। बट आप बोल रहे हो कि आप, क्योंकि आप तो कोर्स नहीं करते, आप खुद का ही कैपिटल डालते कोर्स हो। ना करता हूँ, ना कभी भविष्य में करूंगा। अच्छा, बट खुद के उसमें भी हाँ। आप प्रॉफिट मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ओके। बट ये जैसे ट्रेडिंग में अगर किसी को पैसा बनाना है, ये कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे तो एक साइजेबल कैपिटल 1-2 साल या 2-3 साल में बन पाएगा? मुझे लगता है सबसे पहले तो है ना, सामने वाले को रिसर्च पे पैसा लगाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको, आपने कहाँ से सीखा? मैं तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट था। मैंने NISM का कोर्स किया जो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। ओके। फिर सेबी से मैंने रिसर्च एनालिस्ट की डिग्री ली, अच्छा, तो मैं तो सेबी सर्टिफाइड। तो ये सब आपने मतलब ये जो कोर्सेज जो आपने किए ताकि आप सेबी रजिस्टर्ड हो, ये कहाँ से सीखी? ये ये ऑनलाइन? NISM की वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ने एक संस्था को दे रखा है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वहां से आप, एंड इसका जो पढ़ाई कहाँ से करी? वो उन लोग ही बुक्स मटेरियल देते हैं, ओके, तो ओके। उन्हीं को आपको पढ़ना होता है। अच्छा, एंड आप बोल रहे हैं वो जो देते हैं उसी में ही सब कुछ सब ज्ञान कुछ, मिल जाता है? सब सारा ज्ञान उसी के अंदर है। ओके। एंड आई एम अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट के बुक्स हैं, तो ये जो कोर्स वोर्स होगा ज्यादा महंगा भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं, मुझे 5-6 साल हो गए, पर 4-5 हजार रुपए ही थे कुछ। ओके। बस हाँ, उतने थे। बट वो भी नहीं, 2-3 हजार, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, बट 5 हजार के अंदर था, ये पक्का याद है। अच्छा, एंड इसी में ही अगर आप ध्यान से सीरियसली पढ़ो तो 100% हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है रिसर्च। लोग रिसर्च नहीं करते। मैं हमेशा ही एग्जांपल देता हूँ, इंसान को एक 35 हजार रुपए का घर में एसी खरीदना होता है ना,
तो वो 10 जगह रिसर्च करता है। एसी छोड़ो, मोबाइल 10,000 के 10,000 के मोबाइल में देखता है अमेजोन पे क्या रेट है, फ्लिपकार्ट पे क्या रेट है, अपने फ्रेंड को पूछेगा भाई ये कंपनी का मोबाइल। हाँ, और 10 जगह मोबाइल रिव्यू वीडियो भी देखेगा। हाँ, 10 जगह रिव्यू वीडियो भी देखेगा, यूट्यूब पे भी सर्च करेगा, हाँ। पूरा दिन बर्बाद करेगा, फिर उसके बाद वो 10,000 का फोन लेगा। करेक्ट। लेकिन उसको लाख रुपया इन्वेस्ट करना है ना, हाँ। तो किसी राह चलते ने भी उसको बोल देना टिप चाहिए। हाँ। फलानी कंपनी में डाल दे, तो हाँ, डाल देगा। तो हाँ। ऐसा पैसा बनेगा कभी? करेक्ट। कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल। हाँ, जितनी रिसर्च आप इसके ऊपर करते हो, फोन लेने में, एसी लेने में, हाँ, मुझे लगता है खाना ऑर्डर करने से पहले ज्यादा रिसर्च होती है देन इन्वेस्टमेंट में, कि वो जोमेटो में लगे हुए हैं, कहाँ डिस्काउंट चल रहा है। हाँ, दोनों कंपेयर करें, स्विगी जोमेटो। हाँ। ओके, आपको मतलब रिसर्च आप फिर कहाँ करते हो, कौन सा ऐप यूज करते हो? स्क्रीनर पे आप इजीली कर सकते हो। अच्छा। स्क्रीनर सबसे बढ़िया है। हाँ, ऐसे आपके कुछ मेट्रिक्स हैं कि हाँ भाई ये 3-4 चीजें अगर होगी हाँ। कंपनी के, उसके बाद ही मैं फिर देखूंगा? 3 चीजें होती है। सबसे पहली होती है डेट। अच्छा। कोई भी कंपनी आज तक डूबी है हाँ। तो उसका एक ही हुआ, डेट बढ़ता गया हाँ, और कैश फ्लो कम होता गया। Okay. डेट लेना बिल्कुल बुरा नहीं है। देखो, बड़ा धंधा करना है तो लेना पैसा तो पड़ेगा। ही वो पड़ेगा। अदानी अंबानी भी ले ही रहे हैं। हर आदमी लेता है। हाँ, हाँ। है ना, कोई भी ऐसा नहीं है तो डेट नहीं लेता है। बट थिंग इज आपके सामने कैश फ्लो भी होना चाहिए। मतलब मैं 100 रुपए का अगर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो मेरे पास 150 रुपए की इनकम भी तो आनी चाहिए। बिल्कुल। मैं 100 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और 80 रुपए मेरी इनकम है, तो 20-20 रुपए वो कब तक चलेंगे? हाँ, वो तो नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव उससे जा रहा अच्छा है। कुछ भी ना करते। हाँ। घर पे बैठते तब भी जीरो पे रहते, अब तो नेगेटिव में घुस गए। एग्जैक्टली। हाँ। तो सबसे पहले तो कंपनी पे डेट कितना है। हाँ। कंपनी डेट फ्री हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसी डेट फ्री कंपनी हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बट इन्फोसिस जैसी कंपनी है ओके। तो डेट फ्री होती है। हाँ। वो अलग घटना है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। तो डेट क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो या ऐसा क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो आप ले सकते हो। और सबसे बढ़िया है आप ये देखो कि कैश फ्लो कैसा है। अच्छा। बहुत सारी कंपनी में क्या माल तो बेच दिया। हाँ, हाँ। अब मैंने कैश फ्लो थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दें। एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, है ना। मेरी एक खाने पीने की दुकान है, ठीक है। मुझे अचानक से उसकी सेल बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा? बहुत डिस्काउंट दे दोगे? डिस्काउंट दे दूंगा। उससे भी ज्यादा मुझे सेल, डिस्काउंट में भी करूंगा तो मेरे पास सेल तो मेरी कम ही होगी। अच्छा। 100 रुपए की चीज में आप अगर 50 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ तो सेल वैल्यू तो 50 रुपए ही हुई। हाँ, 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 हाँ। है ना। करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैंने कहा कि जिसको आना है आओ, हाँ। जिसको खाना है खाओ, ओके। और जब आपके पास पैसे हो तब दे देना। अच्छा। ओके। उधार कर दिया मैंने चीजों को। अगर मुझे कोई चीज उधार बेचनी है तो मैं कितनी भी माल बेच सकता हूँ। हाँ, हाँ। उधार ही फैलाना है। करेक्ट। ठीक है। हाँ। तो बेसिकली जो 1 करोड़ की सेल हो रही है अगर आपकी, तो अगर आप उधार दोगे तो 3 करोड़ की हो जाती है। अच्छा। हाँ। है ना। लेकिन वो उधारी वापस कितनी आई? वही तो मेन बिजनेस है। वही मेन बिजनेस। तो जो पैसा आपके पास आया दैट इज कैश फ्लो। हाँ, हाँ। माल बेचना बड़ी चीज नहीं है, वो माल बेचने के बाद जो उगरानी आपके पास घर पे आई, ओके। दैट इज कैश फ्लो। हाँ। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उसमें बुक्स में आपको दिख रहा है कि वो करोड़ों रुपए की सेल कर दी है। हाँ। ठीक है। लेकिन उसके बाद पैसा घर पे कितना आया? हाँ, हाँ। अकाउंट में पहुंचा कि नहीं? पहुंचा कि नहीं भेजा? अच्छा। मैंने सेल तो कर दी, हम्म। लेकिन मेरे पास उसका पैसा भी तो आना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जैसे बोला कि डेट फिर कैश फ्लो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट। अच्छा। और ये कैसे? ये तो स्क्रीनर में नहीं दिखेगा। ये कहीं नहीं दिखेगा, ये आपको ट्रैक रिकॉर्ड से दिखेगा ओके। कि पुरानी उनकी कौन सी कंपनी है, हाँ। पुरानी कंपनियों में उन्होंने क्या किया है, हम्म। और उनके साथ जो लोग काम करते हैं वो बताएंगे कि भाई हम जिनके साथ काम करते हैं हमारे बॉसेस कैसे हैं। तो एक तो ऑफकोर्स है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके बारे में आपने सर्च कर लिया। हाँ। अगर कभी कुछ बड़ा केस होगा वो न्यूज आर्टिकल आ जाएगा। दूसरा आप क्या जाके उनके, जैसे आपने बोला वॉचमैन से पूछते वो बताएंगे कि साहब आते, साहब हमेशा गुस्से में रहते हैं। अच्छा, ये आप एक्चुअल में जो इन्वेस्ट करने से पहले आप पूछते हो अभी भी? हाँ। और ये आप एसएमईज की बात कर रहे हो? एसएमईज के अंदर, क्योंकि बड़ी कंपनियों में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं होता हेलीकॉप्टर से आया और करेक्ट। हाँ, कि वो वॉचमैन को भी नहीं पता कि साहब कब हेलीकॉप्टर से आया है सीधा ऊपर। हाँ, कि वो इस हेडक्वार्टर में बैठे हैं कि दूसरे हेडक्वार्टर में बैठे हैं, किसी को पता नहीं। अच्छा, बट आपका मैं जो समझ गया कि आपका यूएसपी है कि आप एसएमई में इन्वेस्ट करते हैं। जो चीज मुश्किल है चेक करना बड़ी कंपनीज में, क्योंकि वो इतना लार्ज, इतना बड़ा होगी। हाँ, वो इजी है एसएमई में चेक करना। एग्जैक्टली। एंड ये आपका यूएसपी एंड अगर आप, आई एम अज्यूमिंग अगर आप वही गुजरात बेस्ड कंपनी है, वो तो आप जाके भी मिलके विजिट करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग फिर आप एसएमई आईपीओज और इन सब में भी पैसा लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। एसएमई आईपीओ में लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती है शेयर्स की, एंड इन्फ्लेट होके, मतलब जब लिस्ट होता है बहुत ज्यादा पंप कर देते हैं ऑपरेटर्स या इनके थ्रू, एंड फिर अचानक क्रैश हो जाता है।
तो इसलिए बोला था कि यार रिटेल इन्वेस्टर्स को एसएमई आईपीओ में नहीं जाना चाहिए। तो आपके क्या ओपिनियन है इस पे? एक मिथ है लोगों का, अच्छा, क्लियर करता हूँ। एसएमई आईपीओ, हम भी आईपीओ लेके आ रहे हैं, है ना? ओके ओके। अच्छा ये ज़ोरको का, हाँ, अच्छा इसके बारे में जस्ट अभी ये के बाद हम डिस्कस करते हैं। हाँ तो ना एक मार्केट मेकर का भी कॉन्सेप्ट होता है, क्या जो क्या? मार्केट मेकर, ओके हाँ है ना, उसको कंपलसरी हमको अपॉइंट, कोई भी कंपनी जो एसएमई के अंदर होती है तो उसको मार्केट मेकर कंपलसरी अपॉइंट करना ही पड़ता है ना? वो सेबी की गाइडलाइंस है। अच्छा वो इसलिए मार्केट मेकर अपॉइंट होता है कि कोई भी कभी भी सेलिंग आए, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि लिक्विडिटी क्रंच रहता है उसमें, हाँ हाँ है ना, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन कोई भी बेचना है या कोई भी खरीदना है तो हमेशा डिमांड और सप्लाई रहे, तो उसके लिए मार्केट मेकर हमेशा होता है, अच्छा और वो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से हमेशा हमको करना पड़ता है। ओके तो आप कभी भी एसएमई का कोई माल बेचने जाओगे तो हो सकता है लोअर सर्किट लग जाए, बट सामने वाले को माल खरीदना पड़ेगा। अच्छा तो ये मार्केट मेकर का रोल होता है, जो कि सेबी ने इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए कर रखा है। एंड ये एसएमई आईपीओ कौन से वेबसाइट में मिलते हैं? जैसे क्या हमारे जैसे हम जीरोधा ग्रो अपस्टॉक्स यूज कर रहे हैं वहीं हाँ मिलता हाँ है? बिल्कुल सही, वहाँ पे दिखते हैं। फिर बीएससी एसएमई जो है अच्छा उस पे दिख जाएगा, एनएससी मर्ज। ओके। तो क्योंकि मैंने सुना है कि जितने बड़े आईपीओ आते हैं उससे ज्यादा छोटी कंपनी मतलब एसएमई आईपीओ करते हैं। तो एसएमई का चलन अभी पिछले 2 साल में बहुत जबरदस्त बढ़ा है। हाँ 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 पहले तो लोग अवेयर ही नहीं थे कि एसएमई 10 साल से चल रहा है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस हाँ नहीं थी। नहीं मतलब मैंने भी अभी 1-2 महीने पहले ही देखा कि इवन छोटे छोटे एडटेक स्टार्टअप्स भी करते हैं और क्या 200 300 500% तक लिस्टिंग गेन्स। बिल्कुल। एंड कुछ कुछ जिन्होंने मान लो 4-5 साल पहले एसएमई का आईपीओ किया है एंड वो उन्होंने ठीक ठाक धंधा चलाया है, अब तो 5x 8x शेयर प्राइस बढ़ चुका है। बिल्कुल। हाँ एंड वो हम इतना न्यूज में देखते हैं एंड वही बात है, जो न्यूज में आता है वो तो सबको पता है, बट पैसा उसी चीज से बनता है जो न्यूज में नहीं आया। एक चीज आपने ये बोली कि यार आपका प्लान है एसएमई आईपीओ करने का, आप गए थे वहां पे फंडिंग रेज करने के लिए, वो हो नहीं पाया, बट एसएमई आईपीओ इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सीन है? मतलब ये तो मैं पहली बार ये न्यूज सुन रहा हूँ कि आप इतनी जल्दी, आई एम अज्यूमिंग आप इसी साल आईपीओ करने का प्लान कर रहे हैं। भाई 4 से 6 महीने में ओके ओके। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस तो अभी शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा हाँ शार्क टैंक के इतिहास में हम पहली कंपनी होंगे हाँ जिसका आईपीओ आ रहा है, जिसको फंडिंग मिली जिसके हाथ में चेक था, दोनों का डिसएग्रीमेंट हुआ, नहीं मिला, बट आईपीओ आप बोल रहे हैं 6 महीने में लेके आ रहे हैं। और वो भी शार्क के आईपीओ के पहले। हाँ हाँ ओयो का 1.5 साल से चल रहा है। करेक्ट। नहीं वहां पे तो आई थिंक जितने भी लोग हैं सबका आईपीओ प्लान ही है। प्लान है, सब करते, कोशिश करते जा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ आप बताएंगे कि हम बता देते हैं कि कैसे करना है आईपीओ, बट इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? एक्चुअली पब्लिक का ना बड़ा सपोर्ट मिला। ओके मतलब जैसे पब्लिक का सपोर्ट मिला तभी अपन ये बातचीत कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ तो ये आपने जब तब ये पॉडकास्ट करते हैं हम। नहीं आप हमने पोस्ट आपके लिए पहले बनाया था, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल 1 महीने पहले हमने आपने भी देखा 100% कि हमने, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि यार जो भी बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं हमको उनको दूसरों को दिखाना है, उनकी नॉलेज दूसरों तक पहुंचानी है, ताकि हर घर में या हर छोटे शहर में उसको ये ना लगे कि यार कोई बड़ा आदमी धंधा कर सकता है ना, कि कोई छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो उससे हमें मतलब नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहिए या बढ़िया बिजनेस होना चाहिए। तो वो चीज हम प्रमोट करने पे विश्वास रखते हैं। तो वो एम है। हाँ बट हम थे कि तो क्या शार्क टैंक जब टेलीकास्ट हुआ एंड आपको इतना बढ़िया रीच मिला, लोगों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि एसएमई आईपीओ करेंगे? आईपीओ करना था, ये तो हमेशा था पहले से। ओके बट अभी करना था, ये शार्क टैंक के बाद डिसाइड किया। कैसे डिसाइड किया मैं आपको बताता हूँ। इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, आपने देखा मीम्स बने, ये बने, कितने कितने व्यूज आ रहे। हाँ तो 85 से ज्यादा लोगों ने हमको इसलिए अप्रोच किया, जो अलग अलग फंड हाउसेस या यहाँ से, कि हमको आप में इन्वेस्ट करना है। अच्छा है ना। और दूसरे ऐसे भी बहुत सारे लोगों का हमारे पास मेल है कि मेरे पास 5 लाख पड़े, मेरे पास 10 लाख पड़े, मेरे पास 15 लाख पड़े, मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, इसके लिए मैं साथ में अभी फूड बिजनेस तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। करेक्ट, थोड़ा पैसिव इनकम या पैसिव इनकम हो जाए, या मैं आपको कोई रास्ता मुझे ऐसा बताओ कि मैं आपके स्टॉक खरीद सकूं। हाँ हाँ जैसे अभी आप कंटेंट क्रिएटर हो, है ना, तो आप ये सोचते हो यार मैं फूड बिजनेस पे शायद चालू करूं तो ध्यान दे पाऊं या ना दे पाऊं, ध्यान तो देना पड़ता है बिजनेस में। लेकिन यार ज़ोरको के अंदर मैं निवेश करना चाहूंगा। ओके तो इस तरह की इतनी सारी हमारे पास इंक्वायरी है, जैसे फ्रेंचाइजी की इंक्वायरीज आई बहुत सारी, वैसे हमारे पास निवेश की भी इंक्वायरी बहुत सारी है। अच्छा 85 तो मैं बोल रहा हूँ खाली फंड हाउसेस और बड़े बड़े लोगों के, जो 5 लाख 10 लाख जिनको इन्वेस्ट करना है, ऐसे तो बहुत लोग आए। ओके हाँ तो ये चीज समझ में आया कि फिर यार अपन, मतलब ये बैकग्राउंड से भी है तो अपने को इसके बारे में पता है, और कंपनी प्रॉफिटेबल है।
कॉम्प्लाइंसेस सारे हमारे फॉलो किए हुए हैं, तो हम एलिजिबल भी है, 3 साल की जो बैलेंस शीट चाहिए वो भी है। ओके अरे यार कर देते हैं फिर। एंड प्लस आपने ऐसा बोला कि आपको एक्सपीरियंस भी है, सेबी रजिस्टर्ड है, इसके लिए मैं बोला तो वो चीजें हमारा कोई बैकग्राउंड भी हमारा यही है, तो अपन ये चीज आराम से कर सकते हैं। ओके तो फिर अपन ने कहा यार कर देते हैं, तो यहाँ से अब डॉक्यूमेंटेशन आप तो अब आपने इतने सारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, खुद का धंधा चलाया है, ये सब भी किया है, तो अभी अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, आपको पता है यंगस्टर्स होंगे, मे बी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, वो किस टाइप के या किस फील्ड के धंधे को देख सकते हैं जो आपको लगता है कि यार आगे बढ़िया ग्रो होंगे एंड जो थोड़े मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी हो सकते हैं? मेरे को तो फूड का बिजनेस लगता है सच में। अच्छा अच्छा। ये फूड के अंदर मार्जिन आज भी अच्छा है। हाँ ओके। बाकी आप कोई भी चीज बेचो तो लास्ट में मार्जिन बहुत कम होता है, मतलब फूड मुझे अच्छा लगता है। बट फूड में जैसे कि जो क्लाउड, तब इसीलिए मैं फूड में हूँ क्योंकि मुझे फूड अच्छा लगता है। नहीं फूड अच्छा लगता है आपको, आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, बट नॉर्मली अगर आप क्लाउड किचन करते हो उसमें तो बहुत कम प्रॉफिट या प्रॉफिट बचता ही नहीं है, क्योंकि जोमेटो स्विगी ये भी काफी कमीशन लेते हैं वो सब। पर उसमें प्राइसिंग भी आप थोड़ी हाई कर देते हैं ना। ओके अच्छा, तो उसमें भी आप बोल रहे बच जाएगा? हाँ उसमें बचेगा, और आपके खर्चे एकदम मिनिमल हो गए, आपका रेंट नहीं लग रहा क्लाउड किचन में, आप घर से भी कर सकते हो। हाँ हाँ है ना, वो आपका रेंट का पूरा पार्ट बच गया। ओके। इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत मिनिमल लग रहा है क्योंकि स्टोर खोल के रखे हो तो बोर्ड से लेके हर चीज पूरे दिन चालू है। हाँ एंड कमर्शियल रेट पे चलता है एग्जैक्टली। और घर में तो ऐसा नहीं है, जब ऑर्डर आया तब उतना ही चलना है। करेक्ट। तो वो पर ऑर्डर ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन गिना जाएगा। हाँ क्योंकि आपने एडिशनल तो कुछ किया नहीं है। करेक्ट। हाँ क्लाउड किचन अभी अपन यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ तो मेरे हिसाब से क्लाउड किचन इज गुड, और वो आपका एक ट्रायल भी हो जाता है। हाँ कि ये मार्केट में पसंद है या नहीं है, कैसा है, क्या है। हाँ हाँ एंड आपने ऐसे बोला था कि आपने एक और पाव का भी ब्रांड शुरू किया था, और भी ब्रांड चालू करने के प्लान में? क्योंकि कस्टमर की डिमांड आती है। ओके। हम कोई भी चीज करते हैं ना वो कस्टमर की डिमांड पे करते हैं। कस्टमर ये बोलते हैं हमको आके, जैसे आप दिल्ली से हो, हाँ दिल्ली में अगर कोई आदमी आके मुझे बोलता है कि मुझे चाट के लिए चालू करना है क्योंकि यहाँ पे चाट बहुत चलती है, और ऐसी इंक्वायरी हमारी बहुत सारी जगह से अगर हमारे पास आई तो हम डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द भी एक ब्रांड डेवलप करना चाहेंगे। अच्छा ओके। ये हमारा ये लार्जर विजन है। अच्छा जैसे आई थिंक रेबेल फूड्स ने किया हुआ है। रेबेल ने बहुत सारे ब्रांड डेवलप कर रखे हैं, बिरयानी से लेके फासोस बिरयानी, वन स्टोरी पिज्जा, ये सारे उसी के ब्रांड है। वन स्टोरी भी। हाँ करेक्ट। बट ये अब मेरा ये सवाल है कि आपका, जैसे आपने वहाँ शार्क टैंक में तो वैल्यूएशन 150 करोड़ रखी थी, आपको डील आई थिंक 20 करोड़ के वैल्यूएशन में मिल रही थी, आपके हिसाब से वैल्यूएशन क्या है कंपनी की और कैसे ये वैल्यूएशन डिसाइड होता है? देखिए वैल्यूएशन क्या है, ये तो अभी हम आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो सेबी के साथ ही समझ में आएगी। करेक्ट। बट हमारा ये कोशिश है कि वैल्यूएशन कम से कम लाए। कम से कम क्यों लाए? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाए। ओके एंड आई थिंक कम लाएंगे तो कल को कंपनी ग्रो होगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, बेनिफिट मिलेगा। हाँ। सबको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। जितने भी लोगों ने सोचा है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सकेंगे। और शार्क्स भी कर सकेंगे। ओके हाँ, और छुपके करेंगे जरूर। बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए एंड होपफुली आप और भी ग्रो करें एंड और भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करें। तो दोस्तों ये था जबरदस्त पॉडकास्ट जोरको के फाउंडर के साथ। होपफुली आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे आप एक छोटे शहर से भी बिना फंडिंग के प्रॉफिटेबल धंधा बना सकते हो, कैसे आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से भी पैसे कमा सकते हो। होपफुली आपको काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। बेस्ट पार्ट कमेंट्स में जरूर बताना, और ये पॉडकास्ट अपने सारे बिजनेस वाले फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर ही देना। बाकी आप भी अपने बिजनेस वाले फ्रेंड्स बनाओ ताकि आप भी ग्रो करो, साथ में देश भी ग्रो करे। और एंड में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही जबरदस्त एंटरप्रेन्योर को हमारे पॉडकास्ट पे लेके आएंगे। धन्यवाद।